हेलो दोस्तों। आपको होपकास्ट के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपेंद्र चौबे, फाउंडर होप कंसल्टेंट्स। 18 नवंबर 2021 इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन डेट है उसका। 22 नवंबर 2021 यह वह दिन था जब विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए क्षेत्र में एक नया दिशा और दशा तय करने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि उसके बाद रातों रात कई देश अपने करिकुलम बदलने लगे। यहाँ तक कई देशों ने अपना कोर्स ड्यूरेशन तक ही चेंज कर दिया। हाँ, वह दिन था एफएमजीएल आने का, जिसने एमबीबीएस अब्रॉड के फील्ड में कई बदलाव लाया। इस रेगुलेशन के लाने के पीछे की जो असली कहानी है, मेडिकल फील्ड में बदलाव लाना और समाज को, देश को एक अच्छा बेहतरीन डॉक्टर देना। हम इस एफएमजीएल के बाद इंडियन एम्बेसी जो अब्रॉड में है, कई इंडियन एम्बेसीज ने अपना एडवाइजरी जारी करना भी शुरू कर दिया। यह सब कुछ तब हो रहा था जब एमबीबीएस अब्रॉड के क्षेत्र में अलग अलग सबकी अपनी अपनी राय थी, सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन था। हमने अपने पिछले कास्ट में एफएमजीएल और स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में भी बात किया है। साथ ही इंडियन एम्बेसीज के जो अलग अलग एडवाइजरी है उसके ऊपर एक ओवरव्यू देने का कोशिश किया है। आप चाहें तो हमारे कास्ट में उसको देख सकते हैं। और इसी संबंध में, इसी सिलसिले में आज जिस टॉपिक पे, जिस एपिसोड पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, वह टॉपिक काफी चुनिंदा टॉपिक में से एक है, एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान। एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान में पढ़ाई करने के लिए काफी बच्चे आज के डेट में उज्बेकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। और क्या इसको जानने की कोशिश करेंगे कि उज्बेकिस्तान में जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो कितना हद तक सही है, कितने हद तक एफएमजीएल को मीट करता है, और इंडियन एम्बेसी का जो एडवाइजरी है उस पे कहाँ तक खरा उतरता है। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बजा। आज एमबीबीएस इन अब्रॉड, एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान में बात करने के लिए मेरे साथ दो बेहतरीन गेस्ट भी शामिल होंगे। समझने की कोशिश करेंगे उन एक्सपर्टों से कि क्या एमबीबीएस उज्बेकिस्तान हमारे भारतीय छात्रों के लिए, न कि और भी देशों के छात्र के साथ में, कितना हद तक सही है। क्या उसके करिकुलम कितने अच्छे हैं, क्या इंडियन करिकुलम से मैच होता है, क्या कोर्स ड्यूरेशन है वहाँ की, लाइसेंस की क्या व्यवस्था है, और गवर्नमेंट का लोकल लॉ उस पर क्या बातचीत करती है और क्या बताने की कोशिश करती है। हमारे बच्चे उज्बेकिस्तान में अगर हैं तो क्या वो सेफ हैं, क्या सिक्योर्ड हैं, क्या एमबीबीएस की डिग्री लेके जब घर वापस आएंगे तो क्या उनकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगा। हम दोनों अपने एक्सपर्ट का इंट्रोडक्शन दूं उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं जो रूल्स रेगुलेशन में एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान को लेके अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। आपको मैं बता दूं, एमबीबीएस उज्बेकिस्तान को लेके पहली दफा इंडियन एम्बेसी उज्बेकिस्तान को मेल किया गया था 1 सितंबर 2022, जिसका जवाब कुछ नहीं आया। 3 सितंबर 2022 जिसका जवाब आया लेकिन उसमें कुछ नहीं था। 5 सितंबर 2022 उसका भी जवाब विदाउट क्लेरिफिकेशन आया था। 5 अक्टूबर 2022 रिमाइंडर मेल किया गया था। फिर 6 अक्टूबर 2022 को मेल रिसीव हुआ लेकिन उसमें कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं था। उसमें सिर्फ इतना ही बात कही गई थी कि हमने अथॉरिटी को मेल किया है, लिखा है, जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा आपको हम अपडेट करेंगे। 7/10/2012 को भी मेल किया गया था लेकिन उसका आंसर नहीं आता है। 1/12/2022 को इंडियन एम्बेसी एक एडवाइजरी निकालती है, जिस एडवाइजरी पे हम लोग आगे चल के बात करेंगे। उस एडवाइजरी में क्या क्या लिखा गया है और किन किन चीजों पे बात करनी जरूरी हो जाती है, और वह पॉइंट कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे कंट्राडिक्ट करता है बच्चे की एजुकेशन से या कंसल्टेंट बताते हैं उस इंटरप्रिटेशन से, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। फिर उस एडवाइजरी के अगेंस्ट में 10/5/2023 को पीएमओ को चिट्ठी लिखी जाती है। वो सारे मेल को अटेस्ट करते हुए उसका जवाब 6 महीने बाद भी नहीं आया। फिर 15 अप्रैल 2023 को एक आरटीआई फाइल किया गया जिसमें से 6 क्वेश्चंस थे। उसका भी जवाब विदाउट सोल्यूशन इंडियन एम्बेसी उज्बेकिस्तान देती है।
फिर उसको 5 अगस्त 2023 को अपील किया जाता है और अपील को विद इन 24 आवर्स क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन आंसर 0 रहता है। फिर मेल रिसेंट मेल 7 अगस्त 2023 को किया गया है, जिसका जवाब कुछ नहीं आया। फिर मेल किया गया है 24 अगस्त 2023 को, रिमाइंडर मेल है, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर मेल किया गया है 25 अगस्त 2023 को, उसका भी जवाब नहीं आया। और रिसेंटली एक मेल जो ट्रांसफर से रिलेटेड है, उसमें भी 5 क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, जो 29 दिसंबर 2023 को किया गया है इंडियन एम्बेसी को। अभी तक उसका मेल नहीं आया है। तो चलिए हम बातचीत को इसी पॉइंट पे, इसी टॉपिक पे अपने आप को रखते हुए आगे बढ़ाएंगे। और हमारे जो 2 एक्सपर्ट हैं, काफी सीनियर हैं और इस फील्ड के काफी जाने माने लोगों में से एक हैं। तो पहला जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रविंद्र कुमार सिंह हैं, जो एक्सिस इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और आप उज्बेकिस्तान को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। जब उज्बेकिस्तान में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, उस समय अगर 2-4 लोग उज्बेकिस्तान को इंडिया में लाए थे, उसमें से एक आप ही हैं। दूसरे जो मेरे गेस्ट हैं वो मिस्टर रवि कौल साहब हैं। ये भी डायरेक्टर हैं एडमिशन एडवाइजर के, लेकिन साथ ही ये अभी एमबीबीएस अब्रॉड का एक्टिविज्म कर रहे हैं। एम्बेसीज मिनिस्ट्री सबको लिखते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो समय न ज्यादा गंवाते हुए अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। वेलकम टू होपकास्ट सर। तो सर आज का टॉपिक मेरा है एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान। तो आपसे बेहतर एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान को बताने के लिए मेरे पास कोई गेस्ट नहीं मिला। और आपको एक चीज और बता दूं, कई अलग अलग ग्रुप में जिसमें कंसल्टेंटों के नंबर्स अप्रोक्सीमेटली 1800 के आसपास है, इस पॉडकास्ट करने से 24 घंटे पहले मैंने लिखा था कि अगर आप उज्बेकिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं या एक्सपर्ट हैं, तो प्लीज आप आइए एज ए गेस्ट स्पीकर और आप उज्बेकिस्तान के बारे में हम लोग से बात कीजिए। हो सकता है आपके कई इंफॉर्मेशन से कई बच्चे, कई पेरेंट्स लाभान्वित हो जाए और उनके जीवन में एक चमक दमक पड़ने लगे। लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर सबसे पहले शुरू करते हैं रविंद्र सर आपसे। एमबीबीएस उज्बेकिस्तान ऐसा क्या है जो इंडियन बच्चे इतने इंटरेस्टेड है, और मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस को ज्वाइन कर रहे हैं उज्बेकिस्तान में, ऐसी क्या खासियत है? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक मौका देने का, अपने विचार यहाँ प्रकट करने का, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अपनी आवाज हम सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये क्लैरिफिकेशंस जो आप मांग रहे हैं, वो बहुत सारे चीज हमारे पास भी क्वेश्चंस आते हैं और उतने क्वेश्चंस का आंसर हम एक साथ नहीं दे पाते, तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम भी दे पाएंगे। अब जहां तक उज्बेकिस्तान की एमबीबीएस एजुकेशन का सवाल है, अब उसको अगर हम कंपेयर करें एफएमजीएल रेगुलेशंस के साथ में, तो ये इसमें काफी हद तक नहीं, पूरा ही खरा उतर रहा है। बच्चों का यहाँ पर जाने का जो मेन मकसद है वो है लाइसेंसिंग। अब यहाँ पर जो 6 साल की एजुकेशन है, उसको करने के बाद जो यहाँ डिग्री मिलती है, वही डिग्री मिल रही है बच्चों को जो लोकल स्टूडेंट्स को मिल रही है। यहाँ पर जैसे बाकी कंट्रीज है, मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहूंगा, ड्यूरेशन के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। सेम ड्यूरेशन की डिग्री जो लोकल बच्चे ले रहे हैं वही मिल रही है। और डिग्री के इमीडिएटली बाद यहाँ पर जो सिस्टम है, बच्चा प्रैक्टिस करने के लिए, स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। एज ए जनरल फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर वर्ड ये लोग यूज करते हैं। उसको उस डिग्री के साथ एक अनेक्शर आता है, उसमें एक स्टेट का क्लॉज लिखा हुआ है कि एज पर दिस क्लॉज ऑफ द स्टेट यू आर एलिजिबल टू वर्क, एलिजिबल टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन और टेक द हायर एजुकेशन इन द कंट्री। ये जो पॉइंट है ये, और इसमें अभी तक कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है। जो जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बच्चों के लिए आया था कि हम लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा, हम उसे क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, या किस लैंग्वेज में होगा। तो बच्चा अभी अपनी पूरी एजुकेशन कर रहा है, इंग्लिश मीडियम में कर रहा है, और उसके बाद में उसको लाइसेंसिंग के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर मैं समझता हूँ यहाँ पर आने के लिए बच्चों का, कि यहाँ पर अट्रैक्शन बच्चों का बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ओके सर, ये बताइए कि एफएमजीएफ के आने से पहले उज्बेकिस्तान में जो कोर्स ड्यूरेशन था वो 5 इयर्स था। इस तरह से प्रमोशन इंडियन मार्केट में होते थे। और सडनली एफएमजीएल के आने के बाद और वहाँ का प्रेसिडेंट एक डिग्री जिसको एम्बेसी ने कोट किया है, वो 2022 का है।
उसमें प्रेसिडेंशियल डिग्री में ये कहा गया है कि यहाँ का जो जनरल मेडिसिन का डिग्री होगा वो 6 ईयर होगा। तो एफएमजीएल के पहले 5 इयर्स और एफएमजीएल के बाद 6 ईयर, ऐसा क्यों हो गया? इसके पीछे क्या मजबूरियां थी या क्या रूल्स थे? सर, जब 2019 में जब इंडिया से स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन्होंने लेने शुरू करे, तो उस वक्त में इन्होंने कोर्स इंट्रोड्यूस किया। कई दो तीन यूनिवर्सिटीज उस टाइम चल रही थी, अभी तो सारी यूनिवर्सिटीज ऑपरेशनल है, कुछ ही यूनिवर्सिटी इंडिया से या दूसरे कंट्री से स्टूडेंट्स ले रहे थे। तो उन्होंने एक 5 ईयर का एमबीबीएस कोर्स इंट्रोड्यूस किया और उसको अप्रूवल के लिए भी मिनिस्ट्री में डाला गया कि इसका अप्रूवल इस कोर्स का मिले फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों ने अप्रोच किया इंडियन एम्बेसी को कि सर इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए कि क्या ये वैलिड रहेगा इंडिया में, ये कोर्स हमारे को एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और ये कोर्स वैलिड है कि नहीं। तो उसमें भी एक क्लैरिफिकेशन हमारे को इंडियन एम्बेसी से भी आया, जो कि उज़्बेकी लैंग्वेज में था। लेकिन उसका जब हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसमें यह था कि यहाँ पर 2 कोर्सेज हैं, 5 ईयर एमबीबीएस कोर्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड 6 ईयर एमडी कोर्स फॉर लोकल स्टूडेंट्स। इस तरह से क्लैरिफिकेशन आया था। तो ये तब तक चलता रहा जब तक अप्रूवल का फाइनल स्टेज नहीं आया। लेकिन फाइनली यहाँ की प्रेसिडेंशियल डिक्री जो फरवरी 22 में आई, उन्होंने ये बोला कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम है मेडिकल का, वो यहाँ पर इट विल कंटिन्यू टू बी 6 इयर्स एंड विल नॉट अलाउ एनी कोर्स टू बी 5 इयर्स। तो जो 5 साल का एमबीबीएस कोर्स था वो डिस्कार्ड हो गया, और सारे जो बच्चे एटलीस्ट जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं वो सब 6 ईयर के कोर्स में कन्वर्ट होकर के अब वो 6 ईयर की जनरल प्रैक्टिस डिग्री मिल है। इसका एफएमजीएल रेगुलेशन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसका जो है वो ये पेंडिंग अप्रूवल था, जो कि बाद में प्रेसिडेंशियल डिग्री के बाद उसका फाइनल हो गया। तो ये कोइंसिडेंस ही है कि प्रेसिडेंट ये एफएमजीएल रेगुलेशंस के बाद में ही आया। ये पहले से ही हमें लगने लगा था कि ये 5 ईयर कोर्स जो है वो नहीं रहेगा, और हमने अपने बच्चों को सबसे प्रिपेयर करना शुरू भी किया। ओके सर, एक चीज ये बताइए, जो 6 ईयर जो इंडियन एम्बेसी अपने एडवाइजरी में भी लिखा है कि इंडियन स्टूडेंट आर फुल्ली इनरोल्ड इन 6 ईयर, ठीक है ना? तो इसमें ये चीज कहीं पे क्लियर नहीं लिखा गया है कि 6 ईयर प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन है या 5 इयर्स प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन है, 1 ईयर इंटर्नशिप है। एक तो ये चीज, रवि सर आपके पास आ जाता हूँ और फिर आप पूछ लीजिएगा इस पे क्लियर। नहीं, यहाँ पे कुछ और शब्द ने एक वर्ड लिखा है, 6 ईयर थेरापेटिक वर्क, उसको थेरापेटिक वर्क बेसिकली जो जब हम इसके क्वालिफिकेशन में गए ना, तो ये था ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट, जो जनरल मेडिसिन या जनरल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हो, ट्रीटमेंट वर्क है। उसकी जो 6 ईयर डिग्री है उसके लिए बोला गया सर इसके अंदर। इसके अलावा कोई अगर डिग्री आती है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो जो हमारी जो डिग्री है जनरल प्रैक्टिशनर, वो जनरल ट्रीटमेंट के अंडर आ रही है, तो उसमें इट इज मैचिंग द रिक्वायरमेंट्स। तो उन्होंने यही बोला है कि जो स्टूडेंट थीरोपैथिक, जो जिसका डिक्शनरी मीनिंग है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग हमने निकाला है वहां से चेक करके, वो दैट इज ट्रीटमेंट, लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये 6 ईयर मेडिकल ट्रीटमेंट डिग्री के हिसाब से वो लोग उसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं। नहीं, तो इसका इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये इंटर्नशिप जैसे एमजीएल को पढ़ते हैं, तो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन की डिग्री अलग होती है और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट की जो सर्टिफिकेट मिलता है वो अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि इंडिया में अगर 4.5 इयर्स का प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन है और 1 ईयर इंटर्नशिप है, तो अगर 4.5 इयर्स कोई बच्चा इंडिया से पढ़ाई करता है एमबीबीएस का, तो उसको मतलब मार्कशीट मिलते हैं और उसको उस समय प्रोविजनल एक डिग्री भी मिल जाता है। लेकिन वो इंटर्नशिप जब करता है 1 ईयर का, तो एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, एक मार्कशीट मिलता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि इस बच्चे का इतने आवर्स, इतने वीक, इतने मंथ्स इससे फलाना फलाना डिपार्टमेंट्स में ड्यूटी लगी, इसने अपना ड्यूटी किया इतने आवर्स के। तो क्या उज्बेकिस्तान में 6 ईयर ये प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन डिग्री है या 5 इयर्स प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन डिग्री, और 6 ईयर जो होगा, 1 ईयर जो होगा, उसमें आप अलग से मार्कशीट देंगे इंटर्नशिप का? सर, इसमें अलग से मार्कशीट नहीं है। ये 6 जो ये लोग बोलते हैं, यहाँ पर इसको टर्म किया जाता है 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट है, 12 महीने से ज्यादा भी जाती है। इनकी डिग्री सिर्फ 1 पेपर डिग्री नहीं है, इनकी डिग्री के साथ में एनेक्सर्स आते हैं। उस एनेक्सर्स में कंप्लीट सब्जेक्ट, आवर्स और डिटेल्स मेंशन होती है, इंक्लूडिंग इनका इंटर्नशिप वर्क की। तो ये पूरा आता है। लेकिन ये 5+1, क्योंकि देखिए उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हम अपनी टर्मिनोलॉजी में, हम अपनी ड्यूरेशन में, हम अपने बाकी एजुकेशन में किसी भी तरीके का फैब्रिकेशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कोई कट पेस्ट या चेंजेस नहीं करेंगे। हम अपना 6 ईयर कोर्स रखेंगे। दिस इज 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप
और वो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 12 महीने से कहीं ज्यादा चली जाती है। वैसे भी वो जैसे बाकी कंट्री इस टाइम कोई 4.5+1 कर रहा है, 5+1 कर रहा है, दे आर नॉट सेइंग 5+1, इट इज 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। वो डिटेल सारे सब्जेक्ट्स की और इंटर्नशिप ड्यूरेशन की उनकी उस सेमेस्टर के अंदर मेंशन है। तो नहीं रविंद्र सर, ये एक थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि जो 6 ईयर जो लास्ट ईयर होगा, 6th ईयर जो बच्चों का होगा, उसमें क्या बच्चों का जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसका एग्जामिनेशन होंगे, उसके मार्कशीट मिलेंगे, या फिर वो जो 6th ईयर होगा उसमें से बच्चों का ड्यूटी रहेगा कि आप हॉस्पिटल या कम्युनिटी वेस्ट हॉस्पिटल उसमें जाइए, उसमें काम कीजिए, उसके आवर्स को काउंट करें। तो ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर एनएमसी का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि हम उस इंटर्नशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन के साथ चल रहा है। मुझे इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट अलग चाहिए और प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन की सर्टिफिकेट अलग चाहिए, तभी हम जाके मानेंगे इंटर्नशिप और प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन। सर इसके बारे में जब हमने डिस्कशन किया तो वहां पर हमने हमारे को जो आंसर्स वहां से मिला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से और जो हमारी यूनिवर्सिटीज है उनके साथ, उन्होंने यही कहा कि हम अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, इंटर्नशिप हमारी रहती है एजुकेशन के साथ, लेकिन क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटीज है, आपकी जो इंडिया में सॉरी एनएमसी जो है, उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि वही डिग्री आप हमारे स्टूडेंट्स को देंगे जो डिग्री अपने लोकल स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। और उनकी जो लोकल स्टूडेंट्स को डिग्री मिल रही है वही जनरल प्रैक्टिशनर की डिग्री मिल रही है, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन के साथ ही मतलब 6 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर ही इंटर्नशिप इंक्लूड है। तो वो उसको सेपरेट नहीं कर रहे हैं, वो साथ साथ ही उसको लेकर के चल रहे हैं। तो सर कभी ये एनएमसी से क्लियरिफिकेशन लेने की कोशिश किए क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मेरे पास ये रूल्स रेगुलेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उज्बेकिस्तान ने ये क्लियरिफाई किया है कि अपने कोर्स ड्यूरेशन के साथ जो उनके डोमेस्टिक बच्चे पढ़ते हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। आपका एफएमजीएल और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जो चीज लिखा है वो चीज वहां पे मैच नहीं हो रहा है, तो क्या हम हमारे मतलब उस देश से जो बच्चे पढ़ाई करके आएंगे उनकी डिग्री वैलिड होगी? क्योंकि इंडियन एम्बेसी भी 6 ईयर लिख के दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी 6 ईयर बोल रहा है। अब एनएमसी का क्या क्लियरिफिकेशन था? कभी पूछा आपने या कभी मेल किया उनको? सर एनएमसी का जो मैटर है वो, जैसे हम लोग ताशकंद मेडिकल एकेडमी में काम कर रहे हैं, ताशकंद मेडिकल एकेडमी इज डायरेक्टली इन टच विद नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर दिस। अब वो क्या क्लैरिफिकेशन और क्या डिटेल निकल के आता है वो जब इनका फाइनल हो जाएगा, लेकिन एनएमसी जैसे हम जानते हैं वो सीधा जवाब वहां से कहीं मिलता नहीं है। हम लोगों ने भी कोशिश की लेकिन सीधा नहीं मिला। आप देखिए ताशकंद मेडिकल एकेडमी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ उज्बेकिस्तान जो उनसे डेलिब्रेशंस कर रहे हैं उसके साथ क्या नतीजा निकल करके आता है मिनिस्टर लेवल पे या एकेडमी लेवल पे, उसका फिर हम सब लोगों के सामने रखेंगे क्या है। ये भी हम रेगुलर टच में है कि भाई इसका भी हमें प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आ जाए ताकि हमारे पास कोई ऐसी इवेंट बर्स्ट ना रहे किसी भी चीज की। रवि सर, आपने बहुत सारा मेल किया है और बहुत सारे ऐसे बच्चों के संपर्क में भी हैं। क्या आपके मन में उज्बेकिस्तान को लेके कोई सवाल है? उज्बेकिस्तान की डिग्री के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है या उज्बेकिस्तान की डिग्री सही है? ये देखिए इसमें जो है एनएमसी ने भी, अभी मैंने आपको व्हाट्सअप भी किया, एक ईमेल आया है मैंने जो एनएमसी को लिखा था, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप इज नॉट वैलिड इन इंडिया, जिसके लिए रशियन कॉलेजेस भी अप्रोच कर रहे हैं एनएमसी को। बट ये मेरे को उन्होंने ये बताया कि हम ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक कंट्री के लिए हाँ किया तो सबके लिए हाँ हो गया, तो तब तो फिर एनएमसी एक्ट ही खत्म हो, जो एफएमजीएल का वैल्यू ही नहीं रहेगा। ये तो कंपलसरी है इंटर्नशिप 12 महीने आफ्टर। रविंद्र सिंह जी ने बहुत सही कहा कि 5 ईयर कोर्स उज्बेकिस्तान नहीं मान रहा है, 6 ईयर कोर्स है, इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप इसमें है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि हम ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी लगी है एनएमसी के संपर्क में, वहां से क्या जवाब आएगा तो वो भी देखना है, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई क्लियरिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज्यादा एक इनको रविंद्र सिंह जी को शायद मैंने सजेस्ट किया था, बहुतों को किया मैंने, एक एनएमसी एक्ट में एक प्रोविजन है कि वहां की कॉलेज नहीं, पार्टी कैन अप्रोच एनएमसी फॉर अप्रूवल ऑफ दैट डिग्री ऑफ दैट कंट्री। पूरे कंट्री का वो फिर उससे हो जाएगा। ये मैंने बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला इसको करो, ये एक्ट में है, एनएमसी एक्ट में है, सेक्शन 36 और 56 में अभी बताता हूँ,
उसमें ये प्रोविजन है। एक अभी फिर गैजेट भी आया, उसमें भी ये प्रोविजन है कि लोकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंडियन एनएमसी को अप्रोच करेगी फॉर ये रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ दैट डिग्री। वो करना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है कि एनएमसी क्या कह रही है, इंडियन एम्बेसी क्या कह रही है, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग इज, हर एक कंट्री में हेल्थ एजुकेशन का, हेल्थ सिस्टम का एक लॉ होता है, कानून होता है। आज तक उज्बेकिस्तान का वो कानून ना मिनिस्ट्री दे पा रही है, ना कॉलेज दे पा रहा है, ना इंडियन एम्बेसी। आपके पास चौबे जी जवाब जितने भी हैं, सब में वो कह रहे हैं एडवाइजरी पढ़िए, एडवाइजरी पढ़िए। मैं एक चीज बताता हूं, इंडियन एम्बेसी ने किसी भी चिट्ठी का आज तक जवाब नहीं दिया। लेटेस्ट जो गई है डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी इसको एमईए को के थ्रू, क्योंकि उन्होंने वो अपील वो कर दी थी डिस्चार्ज। क्वेश्चन ये है, मैंने कईयों को बोला, आप चौबे जी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन? सर मेरा लॉ में एलएलएम है। सर आपको मैं, आई कैन, यू कैन गिव मी ए स्टैम्प पेपर, आई डोंट नो, अगर शायद गलत होगा आप मुझे करेक्ट करेंगे। एज अ लॉ ग्रेजुएट स्टिल आई एम गिविंग यू राइटिंग ऑन अ स्टैम्प पेपर ऑफ एनी अमाउंट दैट यू हैव राइट, मिस्टर दीपेंद्र चौबे, यू हैव राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया, यूएसए, यूके। मैं लिख के साइन करने को तैयार हूं। इज इट रॉन्ग? नो। बताइए। जो इस एडवाइजरी में आया है, जिसको पकड़ के बच्चे जा रहे हैं कि सर वहां पे राइट टू प्रैक्टिस है, व्हाट डू यू से? इज राइट टू प्रैक्टिस इक्विवेलेंट टू लाइसेंस टू प्रैक्टिस? सर कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं जी। बोल रहा हूं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मैं यही बताना आपको चाह रहा हूँ सर। बेसिकली अभी एक तो एक आपका पहला मुद्दा था कि वहां की जो लाइसेंसिंग बॉडी है वो अप्रोच करे हमारी एनएमसी को और उससे क्लैरिफिकेशन ले। सर एट प्रेजेंट वहां पर एज सच, जैसे हमारे यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन है, ऐसी कोई लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है। ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ही कंट्रोल होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू ही एनएमसी के साथ डेलिब्रेशन चल रही है। दे कैन अप्रोच। हाँ ठीक है सर, तो जी वो जी, लोग हाँ ऑलरेडी हाँ उनको अप्रोच कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन लेके आएंगे। अच्छा, अब जी जी। नेक्स्ट जो सर ने ये मुद्दा उठाया कि सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, आपको दोबारा बताएंगे? जो वही लास्ट राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस। अब सर क्या है कि क्योंकि यहाँ पर कोई लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है, ठीक है सर, और वहां पर आप जब वहां पे अपनी 6 ईयर की जनरल प्रैक्टिशनर डिग्री एज ए स्पेशलाइजेशन इन जनरल मेडिसिन, मतलब वो जो डिग्री लिख के आती है वो डिग्री है बैचलर डिग्री स्पेशलाइजेशन इन जनरल मेडिसिन, क्वालिफिकेशन एज जनरल प्रैक्टिशनर। तो वो उस डिग्री जब आप ले लेते हैं तो उस डिग्री के बाद आप डायरेक्टली यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस देयर। क्योंकि वहां पे कोई लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है तो हम लाइसेंसिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते, बट you are a general practitioner of that country and you can do that practice as well as you can take up the profession of medicine. That is clearly defined in the law. वो एक मैं क्लैरिफिकेशन के लिए डिग्री की कॉपी और वो आपके जो एनेक्शर्स है उसके मैं आपको भेज दूंगा, उसमें सब नहीं मुझे ये नहीं, आप कह रहे हो ना ये वहां के लॉ में है। लॉ कहाँ पे है? लॉ की कॉपी मिल सकती है, वहीं से तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड सर, वहां एक्चुअली जहां तक मैं, ये 2 वर्ड है एफएमसीएल में है, ठीक है साहब, और इसमें है एफएमसीएल क्या बात करता है लाइसेंस के बारे में, लाइसेंस टू प्रैक्टिस की बात करता है, और जो इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी में है राइट टू प्रैक्टिस है। तो ये दोनों का अगर लीगल मीनिंग लिया जाए तो राइट टू प्रैक्टिस और लाइसेंस टू प्रैक्टिस, ये दोनों में काफी डिफरेंसेस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। जैसे एग्जांपल के मैं तौर पे, अरे सर चौबे जी, जैसे एग्जांपल के तौर हाँ पे बोलिए बोलिए। मैं किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से मैंने लॉ की पढ़ाई की, ठीक है। अब लॉ की पढ़ाई की है तो ये मेरे पास राइट है, राइट टू प्रैक्टिस है मेरे पास, मैं हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता हूँ। लेकिन वो कब करेंगे? तब मुझे लाइसेंस टू प्रैक्टिस, मुझे किसी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वो चाहे एग्जाम देके होना पड़ेगा या पहले जो लोग थे विदाउट एग्जाम होता था। लेकिन जब तक हमारे पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं होगा, मैं एबल नहीं हूं किसी भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ बोलिए। और लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस का क्राइटेरिया आप फुलफिल करना चाहिए, वेदर इट इज मेडिकल, वेदर इट इज लॉ, अनि वो बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल में है कि अगर कोई इंडियन बच्चा है, +2 किया है,
साइंस में नीट क्वालिफाई है, एमबीबीएस कर लिया, राइट टू प्रैक्टिस उसको इंडिया में है, लेकिन वो तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता है जब तक उसको मेडिकल मतलब स्टेट मेडिकल काउंसिल या एनएमसी में उसका रजिस्ट्रेशन ना हो। राइट टू प्रैक्टिस जी सर, रजिस्ट्रेशन तब होगा। हाँ इंटरफेयर करता हूँ सर। बेसिकली क्या है, जो उज्बेकिस्तान का सिस्टम है, यहाँ पर कोई सेपरेटली लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई लाइसेंस यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ की डिग्री एक तरह लाइसेंस के लिए यूज होती है। और इसमें मैं रेफर करूंगा, आप 4 मार्च का सर्कुलर है हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन का, इसमें जो पॉइंट नंबर 6 एंड सब क्लॉज इसकी 1 है, उसमें 4 ये भी मार्च लिखा है। हाँ, 4 मार्च का है सर। तो इसमें ये मेंशन कर दो, थोड़ा क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे। उसमें लिखा है द मेडिकल क्वालिफिकेशन ओब्लिक डिग्री मस्ट बी रजिस्ट्रेबल टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द रेस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन ऑफ द कंट्री। 4 मार्च, एक सेकंड गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। जी सर, जी सर। हाँ 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 हाँ, क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 6 सब पॉइंट 1। अरे फोन आ गया था। ठीक है। उसमें इसमें सर जो रजिस्ट्रेबल चौबे साहब का जो पॉइंट है, रजिस्ट्रेबल की बात कही गई है, ठीक है ना? ठीक है। चौबे साहब का पॉइंट है, जब कोई रजिस्ट्रेशन बॉडी नहीं है तो एटलीस्ट एक रजिस्ट्रेबल डिग्री है, एक रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट हमारे पास में है। अब अगर बॉडी होती तो उसको रजिस्टर कराते हैं, लेकिन अब बॉडी नहीं है। उज्बेकिस्तान में जो डॉक्टर्स है उनकी रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं होती है, मतलब उज्बेकिस्तान में नहीं सर, उनकी डिग्री ही उनका लाइसेंस, मतलब डिग्री को ही मतलब लाइसेंस मान लिया गया है। जी। तो क्या यू टेक अ डिग्री ऑफ 6 देखिए जनरल प्रैक्टिशनर। ये उज्बेकिस्तान, आई हैड टॉक टू एनएमसी, वो कहने लगे ये सारी कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, एर्स्टवाइल यूएसएसआर। सभी में जब लाइसेंसिंग बॉडी है तो ये एक बीच में से कैसे निकल आई जिसके पास बॉडी नहीं है? हर एक में सब जगह सेम सिस्टम है। अभी तक जो 2000 मई में गया था मैं, और शायद आजकल में फिर अपॉइंटमेंट आने वाली है, चेयरमैन ने बोला यूजी बोर्ड से मिली, आज ही सुबह मेल आया। तो क्वेश्चन उनका ये है कि अगर सभी कंट्रीज में सेम पैटर्न है, आज तक जो 2022 तक बच्चे आए उनकी डिग्री आई, उसमें इंटर्नशिप का जिक्र कहीं नहीं था। अब अचानक आप लोगों ने मैनिपुलेट शब्द उन्होंने बोला, मॉडिफाई ना करके आप लोग मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप उसको लिख रहे हो। ये लास्ट मई में मेरी बात हुई थी वहां पे, और ये चीज मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्टर बरादरी को भी कि भैया मैनिपुलेट ना करके मॉडिफाई करिए कोर्स को, ताकि एमसीआई गेजेट को सेटिस्फाई कर सके। ये चीज सभी कंट्रीज में आई। अब यहाँ पे ये लाइसेंसिंग का सिर्फ मुद्दा है। सर इसमें मैं वही बताता हूँ अभी, जो हम जहां पे जैसे ही बात आती है कि मैनिपुलेट ना करके मॉडिफाई करें, सर अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो अगेन आपको जो उसका ओरिजिनल कुरिकुलम उसका छेड़छाड़ है। उज्बेकिस्तान शांति से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, डॉक्टर बना रहा है। वहां पर अगर इंडियन बच्चा जाए, उसको कोई जरूरत नहीं है कि अपने उसमें कोर्स में छेड़छाड़ करके इंडियन स्टूडेंट को पढ़ाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी पॉइंट में लास्ट में लिखा हुआ है सर कि मेडिकल डिग्री अवॉर्डेड इज एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन टू द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। हमको वो डिग्री देनी है जो कि उस लोकल बच्चे को दे रहे हैं। तो मॉडिफाई वाली जो डिग्री है वो कैसे लोकल बच्चे वाली डिग्री बन जाएगी? वो तो डिफरेंट हो जाएगी डिग्री। अब बहुत सारे केसेस में मैं कंट्री रविंद्र सर, इसमें नहीं, आप जो कह रहे हैं बात सही है कि वो जो अपने लोकल बच्चों को डिग्री दे रहे हैं वही डिग्री हमारे बच्चों को दे रहे हैं। फिर इंडियन एम्बेसी जब ये सारी सवाल पूछी गई थी, यही डिग्री, कोर्स ड्यूरेशन, इंटर्नशिप के बारे में, तो उनका जो आखिरी जो मेल था, जवाब एक ही तो जवाब दिया उन्होंने, और आखिरी जवाब वो था मेरे ख्याल से 7 अक्टूबर, 7 या 8 क्वेश्चन में से एक का जवाब, सितंबर का 7 सितंबर, उसमें लिखा है उन्होंने, The Embassy of India has approached concerned Ministry of Uzbekistan for clarification of all the queries you convey to us. Once their reply is received, the same would be transmitted. उसके बाद से इंडियन एम्बेसी, जब ये रूल था वहां पे या फिर है, तो इंडियन एम्बेसी ने जो कंसर्न मिनिस्ट्री को लिखा है या पूछा है, तो झिझक रही है, क्यों नहीं दे पा रही है कि हमारे यहाँ वही डिग्री दिए जा रहे हैं इंडियन बच्चों को जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। हमारे यहाँ का जो डिग्री है वही डिग्री
रजिस्ट्रेबल या रजिस्टर्ड या लाइसेंस मान लिया जाता है और पूरी वर्ल्ड इसको मानती है? यही सवाल। इंटर्नशिप के बारे में भी पूछा गया है, तो 6 ईयर लिखा गया है, फिर उन्होंने यही चीज लिख के दिया कि मैंने इस चीज को, ये जो 6 पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, आपके कंट्री में प्रैक्टिस कर सकता है कि नहीं कर सकता है बच्चा, पोस्ट ड्यूरेशन 6 ईयर में इंटर्नशिप है या नहीं है, वही इंडियन एम्बेसी 6 महीने पहले एडवाइजरी जारी करके वो सारी चीज लिख देती है। और वही इंडियन एम्बेसी अक्टूबर 2022 आते आते वो ये बोलना शुरू कर दे रही है कि नहीं भाई, हमारे पास ऐसा जवाब कुछ नहीं है, मैंने कंसर्न मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब जवाब आ जाएगा, वो सेम जवाब आपको रेफर कर दिया जाएगा। इस आइए काउंसलर सेक्शन से आया है, काउंसलर सेक्शन का ईमेल है। इस मेल 12/5 को 12/5 को भी हर सवाल का जवाब दे रहा है, इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल विद मिशन। हाँ, हर सवाल के सामने यही 12/5 वाली में उन्होंने एक जवाब दिया है जो आपको 1 दिसंबर कि- 2022 वाला जो उनका एडवाइजरी है उसको उन्होंने दे दिया। उसके बाद बोला कि कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। सितंबर में उन्होंने ये कहा है, हमने मिनिस्ट्री से पूछा है, और जैसे जवाब आएगा, जैसे इसका रिप्लाई आएगा, मैं आपको भेजूंगा। वो सितंबर 22 था, आज जनवरी 24। तो ये जो कंफ्रंटेशन है एम्बेसी का रिप्लाई में, एमसीआई के रिप्लाई में, एनएमसी एफएमजीएल के जो रूल्स रेगुलेशन है, या फिर उसका एफएक्यू है, या फिर उसका टाइम टू टाइम पे जो क्लेरिफिकेशन निकला है, अपने ही क्लेरिफिकेशन पे एनएमसी ने कई बार हटाया है, कई बार चेंज किया, दूसरा क्लेरिफिकेशन निकाला है। ये कंफ्यूजन, अगर आंसर है मिनिस्ट्री के पास, 2021 का एफएमजीएल है, आज 2024 हो गया, किसी भी कंट्री में, क्योंकि हम लोग उज्बेकिस्तान पे बात कर रहे हैं तो उज्बेकिस्तान पे ही कंसंट्रेट होकर बात करेंगे, तो उज्बेकिस्तान के मिनिस्ट्री या फिर आप लोग जैसे वहां पे जो सारे चीज देख रहे हैं, क्या अप्रोच करके इंडियन एम्बेसी को क्लियर कट वो रूल्स रेगुलेशन के तहत क्यों नहीं सारे एडवाइजरी निकालने की कोशिश हुई? ये पिछले 2.5 सालों में। सर देखिए, जो इंडियन एम्बेसी जो है वो जो मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, वो डायरेक्ट प्रोटोकॉल में सीधा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से क्वेश्चन नहीं कर सकती है। वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को लिखते हैं, और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को लिखता है। एक तो एक लंबा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है जिसमें थोड़ा इश्यूज बनेगा। अब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ उसका रिप्लाई, क्या क्वेश्चन जा रहे हैं और क्या उसका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा सर, उसमें तो ये तो उनके बीच का मुद्दा है। जहां तक हमारी एफर्ट्स का सवाल है, मैं आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, और उसमें क्या होगा कि बहुत सारे से क्लियर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको भेजा गया है, तब तक आप बोलिए कि मिनिस्ट्री लंबा प्रोसेस है, सब कुछ है, बात सही है। हाँ मतलब ये हाँ, तो उसमें क्या है कि वो जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है उसको ये लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सीधा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को नहीं लिख सकते। क्योंकि हमने भी एम्बेसी को, एम्बेसी से हमारी सीधी बातचीत है, तो उनको बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम वी कैन नॉट अप्रोच मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डायरेक्टली, वी कैन अप्रोच ओनली देम थ्रू मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब जहां तक हमारी एफर्ट्स का सवाल है, हाँ हम लोग मिनिस्ट्री में भी अप्रोच करते हैं। हम लोग अब जो है अपनी जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके थ्रू भी हम लोगों ने ये क्लैरिफिकेशन वहां पे लिया, तो उन्होंने यही बताया कि भाई हमारे यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है। जो डिग्री हम लोग ले रहे हैं वो डिग्री लेकर के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन सर हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज के रेक्टर से हमने बात की तो बोले कि देखो मेरे पास भी सेम डिग्री है, बैचलर जनरल प्रैक्टिशनर। उसके बाद में मैंने यूएस जाकर के वहां से पीजी करा, किसी ने जापान से पीजी करा, किसी ने कोरिया से पीजी करा। वी आर, इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एंड वी आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स। अब वहां पर सिस्टम ही है कि सर वहां पे अलग से कहीं लाइसेंस वाली बॉडी कोई नहीं है, बस वो डिग्री ही लेकर के आप अपना आगे फर्दर एजुकेशन में जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, या अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, जो मेल उनसे पूछा गया था, एक उनसे पूछा गया एडवाइजरी को कोट करते हुए, पहला उनका, एडवाइजरी ऑफ इंडियन स्टूडेंट डिजायरस टू परस्यूइंग मेडिसिन कोर्स इन द पब्लिक, उनका गजट का ये पूरा हाइपर लिंक है, वेबसाइट एंड दिस जो डेट है, इन द अकॉर्डिंग विद द डिग्री of the President of Republic of Uzbekistan number PF 78 dated Feb 24, 2022, the duration of education field of general medicine is set at 6 years. ठीक है, जिसका हम बातचीत कर चुके हैं। Advisory further reads, therefore Indian students are fully enrolled in 6-year, ठीक है, therapeutic work program. The 6-year program made all the requirements established by the National Medical Commission of India. Duration of training and periods allotted for practice.
इसमें उन्होंने एडवाइजरी में जो लिखा है उस चीज को यहाँ पे कोट करते हुए सवाल पूछा गया। पहला सवाल, डज इट मीन दैट द 6-year program include the degree as well as internship as is required by the National Medical Commission of India? उसी के जवाब में उन्होंने लिखा है कि हमारे पास, मैंने मिनिस्ट्री को रेफर किया है और उसका जवाब आना बाकी है। फिर दूसरा क्वेश्चन था, डज इट मीन दैट ग्रेजुएट विल हैव द राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन, he or she is automatically allowed as a licensed medical practitioner in the territory of Republic of Uzbekistan as is required by the National Medical Commission of India? इसका भी जवाब उन्होंने लिखा कि मैंने मिनिस्ट्री से पूछा है, अभी तक नहीं आया है। और तकरीबन ये आपको 22 का है, सितंबर 22 का है, और अभी तक इसका जवाब इंडियन एम्बेसी, एक फिर अगर इंडियन एम्बेसी ये जवाब देने में असक्षम ही कहूंगा, तो फिर उसने 1/12/2022 को एडवाइजरी कैसे निकाल दिया, किससे पूछ के निकाला? उसी एडवाइजरी पे अगर काउंटर सवाल पूछा जा रहा है तो एम्बेसी कह रहा है कि मैं कंसर्न मिनिस्ट्री से पूछ रहा हूँ, और कंसर्न मिनिस्ट्री पिछले 1 साल से जवाब नहीं दे पा रही है। 2 साल 1.5 साल। तो सर वो जो एडवाइजरी अगर हम ध्यान से, हाँ मैं बताता हूँ सर, वो जो एडवाइजरी है अगर हम उसको ध्यान से स्टडी करें, वो एडवाइजरी जो है वो 2 मेन पॉइंट्स के ऊपर जो है, या मेन के 3 मेन पॉइंट्स के ऊपर इंसिस्ट कर रही है, बाकी सारी चीजें वो नहीं उसमें मेंशन कर रहे हैं। पहली बात ये कि 5 ईयर का जो एमबीबीएस प्रोग्राम है, दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज नॉट प्रेवलेंट इन उज्बेकिस्तान, वो नहीं माना जाएगा। दूसरा ये उन्होंने बोला कि वहां पर जो हायर एजुकेशन मेडिसिन है, जो जनरल ट्रीटमेंट का जो प्रोग्राम है, वो 6 ईयर का ही माना जाएगा। और तीसरा ये कि वो डिग्री लेने के बाद में वो स्टूडेंट जो है वहां पर प्रैक्टिस कर सकता है। ये अभी 3 पॉइंट्स के प्रैक्टिस कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, कहाँ लिखा? यहाँ पे सर उसको हम अगर नहीं सर, मैं अपने हिसाब से नहीं सर, राइट टू प्रैक्टिस इज समथिंग डिफरेंट। मैं पढ़ता हूँ उसको, जो 1 दिसंबर 2022 को लिखा गया। एक तो डिग्री के बारे में लिखा गया जो क्लियर है, 6 ईयर का होगा, इसमें इंटर्नशिप का जिक्र नहीं है। इंटर्नशिप वहां पे है या नहीं है इसमें इंक्लूड, इंडियन एम्बेसी इसको क्लियरिफाई नहीं कर पाया। जो आगे लिखा गया है उसमें जो लिखा गया है सब कुछ ठीक है। डॉक्टर, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशनल प्रोग्राम the graduate will have the right to practice medicine in the territory of the Republic of Uzbekistan. अब यहाँ पे वही सवाल, पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे 2 चीजें आती है चौबे जी, एजुकेशनल प्रोग्राम, क्लिनिकल नहीं है, एजुकेशनल प्रोग्राम मेंशन्ड है। इस चीज को देखिए आप, एजुकेशनल प्रोग्राम है यहाँ पे, they should have verified it from the colleges। हाँ, और इसी दो पॉइंट पे एम्बेसीज को अभी तक कम से कम 14 से 15 मेल किया गया है, कई आरटीआई किया गया है, आरटीआई का अपील तक भी किया गया है, और पीएमओ को भी चिट्ठी दिया गया है। उसके बावजूद भी इसी 2 पॉइंट को इंडियन एम्बेसी ताशकंद अभी तक क्लियरिफाई नहीं कर पाया है। उसका आखिरी जो जवाब था आज से 1.5 साल पहले, तो मैंने कंसर्न मिनिस्ट्री को ये सारी पॉइंट भेजा है, मेरे पास जवाब नहीं है। तो इंडियन एम्बेसी का जो लेकिन सर अभी जो यही मुश्किल कर दे रहा है बच्चों को और कंसल्टेंटों को और पेरेंट्स को। आपका मेन पॉइंट है कि राइट टू प्रैक्टिस कहाँ मेंशन्ड है, तो सर क्लियरली मेंशन्ड है ना पॉइंट नंबर 4 में। राइट टू प्रैक्टिस नहीं चाहिए हमें, राइट सर। रविंद्र सिंह जी, मैंने इनको बोला ना अभी चौबे जी को, आई कैन गिव हिम इन राइटिंग ऑन अ स्टैम्प पेपर इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट that he has right to practice medicine in India, जबकि मुझे पता है वो LLM है। he has right to practice medicine in India, बस। तो is he, क्योंकि unless he satisfied the licensing rules in India, तो उसी तरह से उज्बेकिस्तान में क्या LLM वाला right to practice कर सकता है? नहीं, ये कह रहा है एजुकेशनल प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद you have the right to practice, के बाद he has right to practice medicine in India। यहाँ पे ये मैं वकील, बड़े वकीलों से बात कर चुका हूँ, आई कैन राइट। वो आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत है अलग से। लाइसेंसिंग बॉडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो लाइसेंस देता है इनको लीगल प्रैक्टिस करने की, और मेडिकल काउंसिल एनएमसी है इंडिया में जो आपको लाइसेंस देता है। अब वहां पर वो फ्रेमवर्क ही नहीं है लाइसेंसिंग बॉडी का, तो लाइसेंस के लिए कहाँ अप्रोच करेंगे? सीधा प्रैक्टिस दिया, मैं बता डिग्री करेक्ट। मगर मैं यही तो कहता हूँ, व्हाई डोंट यू गेट अ document from the health ministry of Uzbekistan instead of issuing letters from the universities
क्यों नहीं आप गवर्नमेंट से एक चिट्ठी सर्कुलर निकाल रहे हो, भैया दे डोंट हैव टू गेट एनी लाइसेंस। उससे सारा, मैंने आपको पहले भी एक बार फोन करके ये चीज कही थी, व्हाई डोंट यू गेट सच अ डॉक्यूमेंट, भाई लाइसेंस टू प्रैक्टिस अलाउड होगा इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग दी डिग्री, कंप्लीटिंग द डिग्री, और यहाँ पे कोई लाइसेंस अलग से नहीं लेना होगा। वो आप मिनिस्ट्री से क्यों नहीं लिखवाते हो? नहीं सर, क्योंकि वी हैव बीन अप्रोचिंग मिनिस्ट्री, लेकिन मिनिस्ट्री के साथ में हमारा कोई अभी तक रिटर्न क्लैरिफिकेशन इस बारे में नहीं आया। हाँ, इंस्टीट्यूट लेवल पे, एकेडमी लेवल पे हम लोग ये क्लैरिफिकेशन रिटर्न में ले चुके हैं। जबकि मैं आपको बताता हूँ इंडायरेक्टली, ताशकंद मेडिकल एकेडमी के जो रेक्टर है करंट, वो पहले मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे। ही वाज अ हाँ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड देन ठीक ही ठीक। ज्वाइंड ताशकंद मेडिकल एकेडमी एज अ रेक्टर। हम्म। अब he has given us on letterhead of Tashkent Medical Academy that the student has, after completing the course, the student has right to practice. इतना He ऐसे was a लेटर, minister. ऐसे लेटर हेडों पे हर कंट्री के हर कॉलेज कुछ ना कुछ लिख के दे रहे हैं, इज दैट वैलिड इन नहीं नहीं एनीवेयर? सर, नो, मैंने इस लेटर की बैकग्राउंड में भी कुछ बोला है नहीं सर। वो नहीं कर, It वो has been signed सर, by someone who was minister of सर health. एक्स मिनिस्टर, ही इज नॉट मिनिस्टर, ही इज एक्स मिनिस्टर, व्हाई डजंट ही गेट इट फ्रॉम द मिनिस्ट्री? वो वैलिड रहेगा डॉक्यूमेंट, वैसा कुछ डॉक्यूमेंट प्रोक्योर कीजिए ना, ठीक है वो सर, बहुत सही रहेगा। for that already we are following it up. We क्या? definitely will get one clarification from them. हम्म। वो लेके आएंगे। तो अच्छा, कागज वहां पे उज्बेकिस्तान में मेडिकल को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री का कुछ ना कुछ 5-10 लाइन का कोई ना कोई लॉ तो होगा वहां पे, कि एक मेडिकल कॉलेज को कैसे एस्टेब्लिश करनी है, एक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी का रिक्वायरमेंट, मतलब फुल उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसको कैसे रिक्रूट करेंगे, हम इन बच्चों को, जो वहाँ के बच्चे आते हैं उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन होगा या इनडायरेक्ट, मतलब विदाउट एंट्रेंस हो जाएगा या एंट्रेंस के साथ होगा। फॉरेन नेशनल तो डायरेक्ट जाते हैं, तो ये सबका भी एक तो रूल होगा। तो क्या ऐसा भी रूल नहीं है जो उनके रशियन में हो, उज्बेक में ही हो, उसको ट्रांसलेट आप लोग करवा सकते हो वहां पे, ट्रांसलेट करने वाले एजेंसीज तो होते हैं गवर्नमेंट। तो ऐसी चीज अभी तक क्यों नहीं निकाला गया, जिससे जो इंडियन एम्बेसी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, एक जगह कुछ और लिख रहा है, दूसरी जगह कुछ मांगने, उसी के क्लियरिफिकेशन मांगने पर कुछ और लिख दे रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। तो इसके पीछे जब सब कुछ देखा जा रहा है तो ये लगता है कि ये कंट्रोवर्सी चीजें हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुप रही हैं, कुछ चीजें छूट रही हैं जो बच्चे के पास, कंसल्टेंट के पास या पेरेंट्स के पास नहीं आ पा रहा है। अगर मान लेते हैं कि आज इंडियन एम्बेसी पिछले 19 से जो बच्चे जा रहे हैं, 21 से जो बच्चे किसी भी कंट्री में पढ़ाई करने जा रहे हैं, और एफएमजीएल के हिसाब से वो कंट्री तो फिट नहीं है। अब इंडियन एडवाइजरी के आधार पे यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं, जबकि इंडियन एम्बेसी का जो एडवाइजरी है या एनएमसी का एफएक्यू है या क्लियरिफिकेशन लेटर है, ये कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। आप जब पढ़ के आएंगे तो अगर आपको किसी चीज की प्रॉब्लम होती है, एनएमसी अलाउ नहीं करता है, और उस समय का नेक्स्ट लेने वाला बॉडी आपको एग्जाम में अपियर नहीं होने देना चाहे, तो आप इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी और एफएक्यू या क्लियरिफिकेशन पे आप चैलेंज नहीं कर सकते, आपको चैलेंज करना पड़ेगा एफएमजीएल को। तो एफएमजीएल के हिसाब से कोई भी कंट्री XYZ, अभी उज्बेकिस्तान की बात हो रही है, तो हमारे पास कोई चीज नहीं आएगा। बच्चे जब आएंगे वो डिग्री इनवैलिड होगी, उस केस में क्या होगा? या कल के डेट में इंडियन एम्बेसी ये कह रहा है कि हम मिनिस्ट्री से पूछें, और मिनिस्ट्री ये लिख के देता है कि मेरे यहाँ कोई सेपरेट इंटर्नशिप नहीं है, मुझे 6 ईयर में ही इंटर्नशिप दे रहा हूं मैं, जैसे आपने बताया कि वहां का रूल है 6 ईयर में इंटर्नशिप है। इंडियन एम्बेसी लिख देता है कि यहाँ कोई सेपरेट इंटर्नशिप नहीं है। यहाँ पे राइट टू प्रैक्टिस तो है, लेकिन इसके लिए आपको ये कंडीशंस है, हो सकता है एग्जाम आपको देना पड़े, हो सकता है आपको कुछ 1-2 साल की वहां प्रैक्टिस करनी पड़े, मतलब जो भी क्राइटेरिया हो, अगर उसको लेट डाउन करता है उसके बाद से फिर मुश्किल तो पैदा हो जाएगी ना। तो 2 साल में हम लोग क्यों नहीं ढूंढने का कोशिश किए? खास करके मैं आपसे उम्मीद तो जरूर करूंगा, आगे भी करूंगा, क्योंकि एक आप कंसल्टेंट भी नहीं है, आप काफी चीजों को उज्बेकिस्तान में आपने चेंज करवाया है और अभी भी उस पर लगे हुए हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये कंट्रोल, इस हिसाब से जितना इंडियन एम्बेसी का रिप्लाई है और इंडियन एम्बेसी जिस तरह से फंसा हुआ है, और एफएमजीएल के साथ इसको अगर रिट डाउन करें, तो उस हिसाब से तो फिर उज्बेकिस्तान में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो फंस गए, जब तक कि ये ऑफिशियली क्लियरिफिकेशन इंडियन एम्बेसी ही करते, या फिर ताशकंद के या जो भी वहां के अच्छे लोग हैं जो रेक्टर हैं, रीजनल मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर रह चुके हैं, वो सारे को उनको मिनिस्ट्रीज का अप्रोच करनी चाहिए कि भाई
इतने बच्चे आ रहे हैं उज्बेकिस्तान में। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम इंडिया से जा रहे हैं। मेडिकल कोर्स की बात कर रहा हूँ, दूसरे कोर्सेज में हो सकता है बहुत सारे देशों से आते हैं। तो इतना बड़ा रेवेन्यू आ रहा है, एक इकोनॉमी उनका कितना डेवलप हो रहा है। हजार हजार बच्चे वहां जा रहे हैं, कई परिवार की वहां जिंदगियां चल रही हैं, वो चाहे रेस्टोरेंट हो, फास्ट फूड हो, जूस हो। तो फिर ये चीज क्लियर करने में वहां के मिनिस्ट्री को इतनी देरी क्यों लग गई? या कहीं कॉलेज नहीं चाह रहा है, उनको लग रहा है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, या कंसल्टेंट नहीं चाह रहे हैं कि इस चीज को चेंज करवाया जाए, या वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं? नहीं सर, कंसल्टेंट्स का यहाँ पर इतना रोल, जहां तक सर हम लोग काम कर रहे हैं हमें पता है, कंसल्टेंट का इतना रोल इन सब चीज में नहीं रहता है, क्योंकि एजुकेशनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस ये एटलीस्ट समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद मेडिकल एकेडमी, जहाँ दो जगह हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल अलाउड ही नहीं है अब वो कि आप एजुकेशनल सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करें। तो वो मुझे लगता नहीं कंसल्टेंट लेवल पे होगा। ये जो यूनिवर्सिटीज और जो मिनिस्ट्रीज, इनके बीच का जो तालमेल है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये शुरू से ऑब्जर्व किया सर, जब से ये मुद्दा चला है और उज्बेकिस्तान में हम लोगों ने काम शुरू किया है, इवन एम्बेसी तो अलग बात है, इवन एनएमसी भी कोई क्लियर कट सीधे सीधा नहीं बोलते हैं। हमने सीधा पूछा कि सर उज्बेकिस्तान वैलिड है, काइंडली रेफर टू एफएमजीएल रेगुलेशन 2020। दैट्स ऑल। अब सर उसको कहाँ कहाँ हम मिला, हमारे लिए भी एक बड़ा मुद्दा बना, कैसे कैसे मिलाएंगे, वो आप अपने जोड़ तोड़ उसमें बिठाते रहिए, कहीं से भी चीजों क्लैरिफिकेशन नहीं आता। सब एक ब्यूरोक्रेटिक या डिप्लोमेटिक से एक आंसर हमारे सामने आ जाता है, जिसको हमें जो है इंटरप्रेट करके देखना पड़ता है कि इसमें हम कहाँ तक सही बैठ रहे हैं, कहाँ तक गलत बैठ रहे हैं। अभी मेन जो आपका ये मुद्दा है कि भाई एक हमारे को मिनिस्ट्री से एक अगर स्पेसिफिक मिल जाता है, वो डॉक्यूमेंट कुछ मिले, आपको डॉक्यूमेंट हमारे को स्पेसिफिक मिल जाता है, या फिर हमारी जो मिनिस्ट्री अभी इन डिस्कशन है विद एनएमसी, उसमें से कुछ रिजल्ट निकल करके आता है, तो दैट विल बी आई ओपनर, और दैट विल बी वेरी गिविंग अस वेरी मच क्लैरिटी अबाउट द सब्जेक्ट अभी जो चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में हमारे साथ अब जो हम, क्योंकि वहां पे 4-5 साल से बैठे हैं, रह रहे हैं, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है वो यही है कि हम, अब ऐसा है सर, जैसे नाम से मिनिस्ट्री या फिर रेक्टर्स ऑफिस की बात करें, वहां पे जितने टीचर्स हैं या जितने, या डीन लेवल के लोग हुए या फिर डिप्टी डीन हुए, ये सबके सब सर वहां के जनरल प्रैक्टिस डिग्री लिए हुए डॉक्टर्स हैं। ये सब अपने क्लिनिक्स पे भी काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और सबके साथ मैंने डिस्कशन किया कि एक्चुअल में क्या, आर यू रजिस्टर्ड समवेयर? उन्होंने, दिस इज माय डिग्री एंड दिस डिग्री मेक्स मी एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन उज्बेकिस्तान, सो दैट इज आई एम प्रैक्टिसिंग। उसके बाद वो अपना यूएस से एमडी भी करके आए हुए हैं, यूएस एमएलई भी क्लियर किए हुए हैं, प्लैब भी अपीयर किए हुए हैं, प्लैब भी क्लियर किए हुए हैं, वो सब चीजें चल रही हैं। अब वो ऑन पेपर जिसको हम बोलते हैं कि सामने लेकर के आना, वो एक लॉ और एक जो बिल्कुल क्लियर कट सिनेरियो है ना सर, उसी की जो खोज है, उसमें हम लोग एक बार सफल हो जाएंगे तो सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। एक सरकारी न्यूज एजेंसी KNU उज्बेकिस्तान की है, 19/12/2018 को ये न्यूज छापती है, डॉक्टर्स टू बी लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन उज्बेकिस्तान फ्रॉम जुलाई 1, 2019। द लेजिस्लेटिव चैम्बर of Parliament listened to the report of Minister of Health A. Shudmonov on the activities of the healthcare sphere. According to the minister, from July 1, 2019, the categorization system will be terminated and all the doctors will switch to licensing, as Deputy Rasul Kusherbayev wrote in his Telegram channel. ये मीडिया रिपोर्ट है 2018 का कि 2019 से वहां लाइसेंसिंग शुरू होगा। उसका क्या स्टेटस है कुछ पता ही। इनको भी मैंने लिखा तो वहां मेल कहाँ भेजूं कुछ समझ नहीं आ रहा था इनका क्या है। ये आया है, ये हेल्थ मिनिस्टर का ही बयान है। सर ये वही हेल्थ मिनिस्टर है जो बाद में मिनिस्टर के बाद ताशकंद मेडिकल एकेडमी के डायरेक्टर बन के आ गए। इसको बोलिए ये क्या बयान दिया है, उसको बोलिए। अभी वो यही तो समस्या है, अभी बस वही मेडिकल लीव पर है जर्मनी बस इलाज करवा, यही चीज है, यही समस्या है। हाँ, उन्होंने बोला है कि 2019 क्लियरिटी से मेडिकल में लाइसेंस एग्जामिनेशन होंगे, लाइसेंस की व्यवस्था शुरू की जाएगी, होंगे लाइसेंसिंग। यस यस, 2018 में बोला है, 2019 से लागू होगा। तो ये इम्प्लीमेंट अभी हुआ? ये एक डॉक्यूमेंट है, न्यूज रिपोर्ट भी कहीं नहीं है। हमें कैसे पता, इनको भी नहीं पता होगा। क्यों, ये तो मस्त है काम में, मैं ये कह रहा हूँ। इन्होंने अप्रोच किया, एम्बेसी को भी किया, मिनिस्ट्री को किया, दे आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई। प्रॉब्लम ये रिप्लाई आ नहीं रहा है। ये मेडिकल कॉलेजेस को अप्रोच करना चाहिए, वहां की मिनिस्ट्री को, भैया हमें लिख के दो लाइसेंस का रूल क्या है, ये क्या है, सो दैट दे अप्रोच द एनएमसी। क्लियर हो जाएगा, बच्चे भी सुरक्षित, सब सुरक्षित। इट विल बी मोर इजी टू गो फॉर वो चीज। ताशकंद में आपकी वहाँ के जो काउंसलर या एजुकेशन विंग में जो लोग काम करते हैं,
या जो मिनिस्ट्रियल प्रोटोकॉल में है उनसे बातचीत हुई कि आप जो एडवाइजरी निकाल रहे हो और एनएमसी का जो एफएमजीएल है इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है। अब इस पॉडकास्ट में एक नया चीज भी आपको हम लोगों ने बता दिया कि इतने सारे मेल किए गए हैं उसके क्लेरिफिकेशन के लिए। क्लेरिफिकेशन के सेंटर में यही दो क्वेश्चंस है। तो एम्बेसी क्यों लिख दिया कि हम मिनिस्ट्री को रेफर किए हैं, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। तो फिर आपने एडवाइजरी क्यों निकाल दिया? इस बारे में कभी बातचीत हुई है? जी जी जी, ये बेसिकली एक तो आप मुझे जो अभी आपने मुझे लिस्ट भेजी कितनी ईमेल्स गई हुई हैं, और सिर्फ ईमेल विद द सब्जेक्ट मुझे एक पेपर पे सिर्फ मुझे भेज दीजिए, वो मैं देखता हूँ। तो सर आपका पहला सवाल ये था कि भाई उन लोगों से हमारा इंटरेक्शन है कि नहीं। जो सर जब एफएमजीएल आया, एफएमजीएल से पहले भी मतलब जब वो चला करता था कि वहाँ 5 साल का एमबीबीएस वाला एक इंट्रोड्यूस करेंगे, तब उस टाइम पर भी हमने क्लैरिफिकेशंस लिए थे, डिस्कशंस हुए थे हमारे साथ साथ में। जब एफएमजीएल आया तो एफएमजीएल को लेकर के अभी मेरे को बुलाया एम्बेसी ने, हमने वहाँ पे डिस्कशन किया, उन्होंने हमसे समझा कि भाई ये क्या है, कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है या यहाँ पर, और विजा भी उज्बेकिस्तान डिग्री क्या उसमें डिफरेंसेस है, क्या मैचिंग है, अपनी यूनिवर्सिटी से क्लैरिफिकेशन लेके दीजिए। तो वी आर वर्किंग एज अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड एम्बेसी। और इसके बाद जब ये 6 ईयर 5 ईयर वाला, जब 5 ईयर वाला बिल्कुल डिस्कार्ड हो गया, अब मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमारा सबसे पहला बैच जो वहां पर था वो 5 ईयर में गया। हमारे को वो 150 या 200 बच्चे जो थे उनको कन्वर्ट करना पड़ा 6 ईयर में। तो वो उनका भी बहुत बड़ा मुद्दा बना कि कोई भी नहीं चाहता कि मेरी ड्यूरेशन चेंज हो जाए। लेकिन उन बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे वहां पर हैं और वो बच्चे उन टीचर से पढ़ रहे हैं जो 6 ईयर की डिग्री ला रहे हैं, जो उनको मालूम है कि भाई ये सारे के सारे यूएसएमएल किए हुए हैं, तो वो वहां पे बिलीव कर रहे हैं। जो इंडिया में अभी तक जो लोग हैं वो चीज को फील नहीं कर पा रहे हैं। तो वो नहीं। तब अभी, हम्म तो ये तभी पॉसिबल होगा जब एक पेपर पे आ जाएगा। तो अब ठीक हम्म है, ये एक मैं सोच रहा हूँ एक बार अब एक मीटिंग इस चीज को लेकर के सीधे सीधे सामने अगर वो मौका देते हैं इस बात का, तो बैठ के करेंगे सर। इन पॉइंट्स का क्लैरिफिकेशन आप लेके दीजिए अगर ऐसा सर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ही ट्रीट होता है सर हर जगह। मैं ये भी आपको क्लियर बताता हूँ, इतनी सीरियसली हर जगह पर नहीं लिया जाता। जितना मर्जी आप रेवेन्यू दे दीजिए, ये सोचते हैं कि ये हमारे से पैसा कमा रहे हैं, हम इनसे पैसा नहीं कमा रहे। मैं बहुत सीधे शब्दों में बिल्कुल बताऊं, सही, सीरियस वो बात। चीज इतनी वैल्यू नहीं रखती मिनिस्ट्री के लिए। बिल्कुल। तो अगर हम, हाँ, और एक थोड़ा किसी सा देश से कोई बच्चा आ रहा है उस कंट्री के मिनिस्ट्री के लिए और उसके एजुकेशन रूल्स रेगुलेशन चेंज करने के लिए कोई मतलब नहीं रखता है। उसकी एक साधारण संस्था है, सॉवरेन कंट्री है, उसकी अपने रूल्स है, रेगुलेशंस हैं। That's अगर correct. आप वहां पे फिट नहीं बिल्कुल होते हैं आप मत आइए। बिल्कुल। अगर आप फिट होते हैं वहां पे आइए, हम्म, पढ़िए, चाहिए। आपको डिसाइड एग्जैक्टली करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। आप जब जिस भी कंट्री में जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करके, बहुत ज्यादा इंसिस्ट करके हम अपने वाइस रेक्टर को या अपने रेक्टर को बोलते हैं कि सर ये लिख के दे दीजिए या ये लिखवा के दे दीजिए, तो यही शब्द हमारे पास वापस आते हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि फिट नहीं है तो आप उसको, बिल्कुल। तो ये भी हम भी चाह रहे हैं कि चीज को जो है वो मेंटेन करके प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करें। तो अभी और सिर्फ इंडियन बच्चे के लिए कोई भी कंट्री जो सॉवरेन कंट्री है बहुत सारी चीजें अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं कर सकता है। उसको और भी जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उसके भी रूल्स देखने पड़ते हैं। आपको मैं बता दूं हम्म रविंद्र सर कि 10 मई 2023 को रवि कौल साहब ने एक प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दी। सर क्या जरूरत पड़ गई थी कि उज्बेकिस्तान के ऊपर अपना प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी लिख दिया? उसमें सारी की सारी कहानियां हैं जो कम से कम ये है 30 से 35 पेजेस। उसमें आपने जयशंकर जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उसके बाद एम्बेसी ताशकंद, फिर आपने लिखा है पीएमओ को। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? पूरी आपने पूरे पूरे 30-35 पेज की चिट्ठी उज्बेकिस्तान पे लिखी है पीएम को। नहीं, वो जो रिप्लाई नहीं हाँ। आया है, जो रिप्लाई आया है, जो मेल गए हैं, वो सारी चीजें attached। 1 सितंबर से चिट्ठी चल रही है, ये चल रहा है। जब वो वहां से जवाब नहीं दे रहे हैं तो इनको लिखना पड़ा। खाली लिख रहे हमें नहीं पता है। अब क्या हुआ कि आरटीआई का भी जवाब नहीं आ रहा था। ऑनेस्टली क्या चालाकी की, 10 तारीख को मैंने चिट्ठी लिखी पीएमओ को, मेल वही चिट्ठी को मेल कर दिया इंडियन एम्बेसी को। 12 तारीख को पीएमओ ने वो चिट्ठी पोर्टल पे डालते हैं वो लोग, तो चिट्ठी 10 पेज से ज्यादा थी, 10 ही पेज पोर्टल पे आई। तो उस पे इंस्ट्रक्शन आया इस चिट्ठी पे कोई एक्शन नहीं लेना जब तक हम हार्ड कॉपी कोरियर ना करें। वहां पे वो पोर्टल पे अभी भी लिखा हुआ। 18 तारीख को उन्होंने कोरियर किया और चिट्ठी की कॉपी मुझे भेजी कि हमने उज्बेकिस्तान को चिट्ठी भेज दिया। वहां पे जो है क्या नाम है 18, 25, 11, 15, 11 तक वो चिट्ठी पड़ी रही। सुरेश कुमार, क्या नाम है इसका,
वो जो है, नहीं 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 नहीं, एक और था ना इसमें, ग्रीवियंस स्टेटस 26/5। हाँ, वहां था सुरेश कुमार, वेलफेयर ऑफिस, उनके पास थी। और जवाब ये आता है कि 10 तारीख को जैसे मैंने मेल किया, 12 तारीख को उन्होंने आरटीआई का जवाब दिया है कि हमारे पास इन सवालों का जवाब नहीं है। फिर इसको अभी 11वें महीने में ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो 12 मई को आपको जवाब दिया, इसलिए ये चिट्ठी खत्म हुई। तब जाके मैंने अब ज्वाइंट सेक्रेटरी को वही लिखा, भैया जवाब कहाँ आया, मेरे पास तो आज तक आया ही, इन सवालों का कोई जवाब ही नहीं आया। तो वो अभी मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिस्टर सी, नाम नहीं बताना चाहिए, MEA के, उनको भेजा है कि भाई इस सवालों का जवाब दें, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर डिस्टर्ब। बच्चों को भी परेशानी है, हम एज अ पेरेंट या सिटीजन हमको भी परेशानी है। ये होना चाहिए, क्योंकि अगर डिग्री इनवैलिड होती है तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होगा। वो भी मैंने उनको लिखा है। 2021 से 2027 में जो बच्चे जा रहे हैं एट द रेट ऑफ 15,000 स्टूडेंट्स पर ईयर, तो उनके लिए वो किए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है इंडियन में। सर आपको एक सीधा सवाल उनसे पूछना चाहिए सबके बदले कि सर जो पहले MCI की लिस्ट बनी थी वो दोबारा लगा दो, हमारा जो है पीछा छोड़ो। हम वो जो लिस्ट MCI की बनी थी कि ये यूनिवर्सिटी, उसका मैं बताता हूँ। एनएमसी ने बोला, आई हैव इन राइटिंग लेटर है मेरे पास, जिसमें एनएमसी ने लिखा, वी द लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड इज अंडर डिस्कशन बिटवीन एनएमसी एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री। वो चल रहा है, बट दिट विल टेक लॉन्ग टाइम। वो मेरे पास चिट्ठी में रिटर्न है। दूसरी चीज, उन्होंने बोला अगर चिट्ठी में, समझिए, मैं लिस्ट लाता हूं, फिर मैं स्क्रीनिंग टेस्ट या नेक्स्ट क्यों लूं? क्योंकि अगर मैं कोई लिस्ट लाता हूं, दैट मीन्स आई रिकॉग्नाइज द डिग्री। आप वो MCI की लिस्ट का कवर पेज देखिए, टॉप पे देखिए पुराना, उसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस। बोला अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो एग्जाम क्यों लेना है? बट वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग एनीथिंग। मैं इसी बात पे आता हूँ सर, कि जब आपने नेक्स्ट एग्जाम लेना ही है तो 4 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, इंटर्नशिप अंदर है या बाहर है, क्या जरूरत है उस चीज की? आप नेक्स्ट एग्जाम ले रहे हैं, बच्चे की काबिलियत को जांच रहे हैं और आपको क्लिनिकल स्किल्स भी टेस्ट कर रहे हैं, थ्योरी भी टेस्ट कर रहे हैं। बच्चा पास होगा तो लाइसेंस दो, नहीं तो मत दो। ये उनको कौन बोलेगा? सर यही तो तो मैं कह रहा हूँ कि वहां जाके बोलना पड़ेगा। ये चीज मैं बोल चुका हूँ, ये सब चीजें, ये सब चीजें। ये जिस लेवल पे हम मिनिस्ट्रीज की, एम्बेसीज की और इनकी बात कर रहे हैं, जिस तरीके से, ठीक है, उसने लॉ अपने FMGL लाया, सब कुछ लाया। इसके पहले भी 2002 में स्प्रिंग टेस्ट रेगुलेशन आया था। कहानी ऐसे ही थी, लगभग काफी सिमिलर कहानियां 2002 से पहले भी चल रही थी, जो 2019 के बाद शुरू हुई है। कहानी यही है। NMC, देखिए हुआ क्या कि रूल्स बनाया गया, लेकिन NMC से कहीं ऊपर कंसल्टेंट भी चले गए और दोनों एक दूसरे से लुका छिपी खेल रहे हैं। NMC का FMGL सबसे बड़ी चीज है कि NMC का कोई भी FMGL, कोई भी रूल्स, उसके कोई भी सेक्शन को, जो इस फैटर्निटी में काम करने वाले लोग हैं, पिछले 2.5 सालों में किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। आप देखेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन में तकरीबन 16 बार अमेंडमेंट हुए। 2004 से लेके 2018 तक 16 टाइम अमेंडमेंट्स हुए हैं, और उसमें मैक्सिमम अमेंडमेंट्स जो हुए हैं वो किसी न किसी कोर्ट के डायरेक्शन और डिसीजन पे हुए। लेकिन 2.5 सालों में FMGL के रेगुलेशन पे किसी ने केस नहीं किया। दूसरा, NMC की गलती क्या है, जब पेरेंट्स पूछने जा रहे हैं, बच्चे पूछने जा रहे हैं, तो NMC ये कह रहा है कि आप 6 ईयर बाद आइए, 5 ईयर बाद आइए, उसके बाद हम देखेंगे। क्या देखोगे भाई? उसके पैसे से जीवन सारा बर्बाद हो गया रहेगा। तुम देखोगे क्या? भविष्य खत्म। तुम्हें क्या दिक्कत है? तीसरी NMC की जो गलती है, भाई आपके पास पूरी मैकेनिज्म है, आप निकाल दीजिए ना। जैसे रविंद्र सर ने बोला कि जो बच्चे वहां वार चल रहा था रशिया यूक्रेन के बीच में, उसके बावजूद भी इन्होंने, NMC ने ट्रांसफर नहीं दिया, क्योंकि FMGL में ट्रांसफर का रूल नहीं था। लेकिन 2 साल बाद उसको ट्रांसफर अलाउ कर दिया। इसमें बच्चे की 2 साल भी गया, उसके पैसे भी गए और टाइम भी गया। जब आप 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, जिसको लेके इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 को अमेंडमेंट किया गया, और वो एक्ट अभी भी एग्जिस्ट में है,
तो जब वो एक्ट अलाउ करता था कि 4 कंडीशन में आप उन बच्चों को ट्रांसफर दीजिए, तो फिर आपके पास ऐसी क्या चीज आ गई और किसने ये डायरेक्शन लिया कि भाई रोक लो बच्चों को, और फिर 2 साल बाद बच्चों को कर रहे हो कि आप ट्रांसफर ले लो। तो एनएमसी का प्रॉब्लम क्या है, अपने आप को इतने वो भी confused, या फिर जो लोग बहुत लॉ ज्यादा मेकर हैं, या तो उनको स्टूडेंट टेस्ट रेगुलेशन को पढ़ लेना चाहिए था अच्छे से, या 2004 से लेके 2018 तक जितने भी अलग अलग हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं अब्रॉड मेडिकल एजुकेशन के ऊपर, उसको अच्छे से उसके लीगल एक्सपर्ट को ओपिनियन ले लेनी चाहिए। आप कुछ भी बनाते जा रहे हैं, अपना एक बिल्कुल। क्लेरिफिकेशन आज देते हैं, 5 दिन बाद उसको विड्रॉ करते हैं, एक नया क्लेरिफिकेशन दे देते हैं। जो चीज आपके देश में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसको भी आप फॉरेन से डिमांड कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट को अगर पढ़िए तो इंडियन मेडिकल काउंसिल या एनएमसी के पास ये राइट नहीं है कि किसी भी देश के किसी भी मेडिकल डिग्री को या कॉलेज को जाके इंस्पेक्शन करें और वहां पे ये बोल सके कि आपका लैब ऐसा होना चाहिए, आपकी लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए। हाँ, ये राइट जरूर है कि किसी भी कंट्री की डिग्री को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, डिरिकॉग्नाइज कर सकता है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। एनएमसी तो गलत हो ही रहा है, लेकिन साथ ही इंडियन एम्बेसी का भी जो बीच बीच में ये एडवाइजरी आ रहा है ना, ये और बच्चों को कंफ्यूज कर दे रहा है, क्योंकि लॉ कुछ और कर रहा है, इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी कुछ और कर रहा है, और ये तीनों दोनों के बीच में जो सफरर है वो है स्टूडेंट। तो इस बारे में आगे जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सपर्ट को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने काफी कोशिश किया कि इसके ऊपर कोर्ट जाएं, लेकिन कंसल्टेंट और इस फैटर्निटी के बीच में इतना ईगो प्रॉब्लम है कि मैं बड़ा हूं तो मेरा इतने बच्चे जाते हैं, तो मैं बड़ा कंसल्टेंट हूं, तो मैं छोटा तुम छोटे कंसल्टेंट हो। ये यूनिटी बनी नहीं पाई। अगर कभी कोर्ट में जाने की भी बात हुई तो इतनी अपने रेपुटेशन पे बात आ गई, अलग अलग इशू कुछ नहीं है, लेकिन 10 हाई कोर्ट्स में केस फाइल कर दिए गए। उसका सब्सटेंशियल जो फैक्ट होनी चाहिए उस पर कोई केस ही नहीं हुआ। किसी ने कुछ लेके केस कर दिया, किसी ने कुछ लेके केस कर दिया, लेकिन डिसीजन एक ही सब वेस्ट एफएमजी के फेवर में कोई डिसीजन नहीं आया। एफएमजीएल को कोई चैलेंज आज तक किया एफएमजीएल सेक्शन में चैलेंज किया है क्या? 3 चीजें हैं एफएमजीएल में जिसपे किसी भी दिन केस किया जा सकता था, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा। सबसे पहले एफएमजीएल में 10 साल बोला गया टोटल ड्यूरेशन है टू क्वालिफाई, ये टू कंप्लीट द डिग्री अब्रॉड। नेक्स्ट गैजेट में आया कि आपको नेक्स्ट 2 क्वालिफाई करना है। मुझे ये बताइए, 6 से 7 साल का कोर्स है अब्रॉड में, कम से कम बच्चा आएगा लेके, डिग्री आ गया, लाइसेंस आ गया, उसको क्या मिल रहा है, कितना टाइम मिल रहा है? नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2 और इंटर्नशिप। एक दिन नहीं मिल रहा। आते ही उसको नेक्स्ट 1 क्वालिफाई करना है, अगर वो फेल गया तो भैया खत्म। अच्छा चलो पास हो गया, फिर आपको इंटर्नशिप में 7,500 सीट, 7.5% सीटें अलाउड है। 15,000 बच्चे आ रहे हैं 2027 में, तो 7,500 को मिला इंटर्नशिप, वो भी गए जो 7,500 बच गए। तो वो 10 साल के ऊपर हमने लड़ना चाहिए एकजुट होकर, कोई नहीं लड़ रहा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कई चीजें हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। एक उज्बेकिस्तान में अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स मिलके करिए। सेक्शन 36(1) ऑफ एनएमसी एक्ट चैप्टर 6 में है, उसके अंतर्गत आप एनएमसी को अप्रोच कर सकते हैं फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डिग्री। बट ये कौन करेगा? अथॉरिटी इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया which by law of that country is entrusted with the recognition of medical qualification in that country. वो करे अप्रोच थ्रू प्रॉपर चैनल टू एनएमसी फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डिग्री। हर ये उज्बेकिस्तान में आप करिए, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलिए अपने अपने कॉलेज को अप्रोच करें, एंड दे गो टू दिस टू मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री अप्रोच करेंगे। आपके यहाँ तो मिनिस्ट्री जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी है तो वही देगी, बिकॉज इफ दे आर मैनेजिंग द मेडिकल एजुकेशन दे मस्ट अप्रोच। दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू मेक इट मोर बेटर। दीपेंद्र भाई, अभी तो हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान के ऊपर, आपने ग्रुप में भी डाला था
इस होपकास्ट के लिए। तो अभी और भी कोई आया है मेरे अलावा यहाँ पर सर discussion करने के मैंने लिए? होपकास्ट कोई में नहीं। एज चीफ गेस्ट भी इनवाइट किया सभी लोगों को 24 घंटे पहले। ये भी लिखा कि अगर उज्बेकिस्तान पे कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई उज्बेकिस्तान जो करते हैं किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कंसल्टेंट, एजेंट, सब एजेंट का किसी का फोन नहीं आया, किसी का कोई मैसेज नहीं आया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था कि आप उज्बेकिस्तान को करने वाले 1000 कंसल्टेंट मार्केट में हैं। उज्बेकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाने वाले कई महाराजा और कई महारानियां दिख जाएंगी जो अपने मुखपत्र यूट्यूब में इंडियन खाना, इंडियन हॉस्टल, इंडियन केयर टेकर, सारे के बारे में बात करते हैं। सब कुछ। और जब वहाँ के रूल्स रेगुलेशन पे बातचीत करने के लिए पब्लिक डोमेन में बुलाया जाए तो कोई भी ऐसा कंसल्टेंट एजेंट नहीं आया। नहीं, ये आप कर सकते हैं, आप करिए, आप कर नहीं, मैं सकते कर ही रहा हूँ सर। मैं जिस दिन से ये- पहुंचा हूँ तब से 5 साल की डिग्री थी, 6 साल की थी। हम लोगों ने जितने क्लियरली खुल के हर चीज पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आने वाली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पास्ट में क्या था, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आप भी जहाँ पे क्लियर नहीं है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को अप करने में आपको भी मुश्किलें हो रही है, वो भी आपने खुल के बोला। तो उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। इंडियन एम्बेसी पे बातें हुई, उसकी बहुत सारी सी बातें हुई। आपने यहाँ तक कहा कि भाई इंडियन एम्बेसी का जो आप लोगों ने अप्रोच किया है, मेल किया है, अगर उसका मुझे एक ब्रीफ दे दें तो हम भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर इसी सिलसिले में होपकास्ट की शुरुआत हुई थी। और होपकास्ट का मतलब ये नहीं कि किसी भी कंट्री को प्रमोट करें, किसी कंट्री को बहुत अच्छा बताएं, किसी कंट्री को बहुत बुरा बताएं। जो एग्जैक्ट वहाँ का सिचुएशन जो है, सच्चाई है। रूल्स जो सच्चाई है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को ये होपकास्ट, इसमें जो बातचीत हो रही है, पसंद नहीं आएगी। तो मैं बता दूं कि ये होपकास्ट मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ, उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो सच में मजबूरी है उनकी, फाइनेंशियली कमजोरी की वजह से उनके सपने हैं डॉक्टर बनना, वो बच्चे विदेश जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कमजोर हैं, उनके मार्क्स नहीं आए या फेल है। तो क्या ऐसी केस में क्या बच्चे सच में फंस जाएंगे, आपको लगता है? नहीं सर, ये जो बच्चे में जो इनर फीलिंग है, बच्चे नहीं फंसेंगे। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का और जो हमारी एनएमसी का डेलिब्रेशंस जो चल रहे हैं, या जो ताजपुर मेडिकल एकेडमी की तरफ से जो पहल हो चुकी है ऑलरेडी चीज को लेकर के, उसमें कुछ ना कुछ निकल के आएगा। और मैं अभी बाद में भी आपसे डिटेल्स भी लूंगा, कॉल साहब से भी वो क्लॉज मैं लूंगा जिसके अंडर हम वहां से लाइसेंसिंग बॉडी या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अप्रोच कर सकती है डिग्री को अप्रूव कराने के लिए। ये सारी चीजों के लिए हम जाएंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बाद में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर चीज वहां पर इन ऑर्डर है। बट एक पेपर हमारे को चाहिए जिसमें वो सब चीजें सामने दिख जाए, ताकि ये सारी चीज क्लैरिफाई हो जाए और बच्चों को किसी को पूछने की जरूरत ना पड़े, वो ऑन पेपर सामने सबके सामने मौजूद हो। दो चीजें हैं, क्या एनएमसी इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप मानेगी, और दूसरा लाइसेंस टू प्रैक्टिस, इसका क्लेरिफिकेशन चाहिए। मेन तो यही दो है, बाकी तो उनका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राइट फुलफिल करता है। मेन प्रॉब्लम है राइट टू प्रैक्टिस और लाइसेंस इंटर्नशिप में काफी डिफरेंसेस हैं। दूसरा जो मेन उज्बेकिस्तान और में इंटर्नशिप बड़ा इशू है, क्या 6 ईयर में इंटीग्रेटेड जो इंटर्नशिप है वो एनएमसी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पे वहां के मिनिस्ट्री का क्या रुख है? सर ये तो रूल्स रेगुलेशन की बात करिए। कुछ हमसे बच्चे, जब हम होपकास्ट के बारे में बात की, उज्बेकिस्तान पे बात करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स ने अप्रोच किया। जो बेसिक चीजें, हर देश में करप्शन है, ये करप्शन तो हट नहीं सकता है, लेकिन करप्शन का रेशियो और लेवल कहाँ पे कम है और ज्यादा है, इस पे बात करना जरूरी हो जाता है। तो बच्चों का कहना था कि उज्बेकिस्तान में मैक्सिमम थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हैं और कॉलेज के अकाउंट में मैक्सिमम बच्चे पैसे जमा नहीं कर पाते हैं, और वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट पैसा लेता है और कॉलेज में जमा करता है। बहुत सारे बच्चों का फी अभी तक जमा नहीं हुआ है। ये क्या इस तरह की घटनाएं उज्बेकिस्तान में ये हो रही हैं? सर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे कंसल्टेंट इंडिया में ऐसे हैं जो अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं कि हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं वहां के। पता नहीं कौन से पेपर बच्चों को दिखा रहे हैं। उनसे इंडिया में इवन ये भी जानने में आया कि पूरे 5-5, 6-6 साल की फीस भी इंडिया में ले रहे हैं उनसे, और वो पैसे नहीं पहुंच रहे। मेरे पास इस टाइम ताजकंद मेडिकल एकेडमी के बाहर बच्चे बैठे होंगे 30-40, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे लिए हुए हैं, वो हमारे पास तक नहीं आए हैं। एक्सिस इंस्टीट्यूट बच्चों को सीधा अकाउंट नंबर देता है यूनिवर्सिटी का,
लास्ट सेमेस्टर सितंबर का जो पेमेंट हमारा समरकंद में गया है सर, मेरे ख्याल से 80% बच्चों ने सीधा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे इंडिया से डाले हैं। हमने कैश नहीं हाथ में पकड़ा है, बच्चे सीधा वो डालते हैं। अब हाँ, जिसकी मजबूरी है या कुछ लोग बैंकिंग को नहीं जानते हैं या कुछ बोलते हैं सर हमें नहीं पता उनका, आप पकड़े आप जमा कराएं, वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर बहुत सारे सब एजेंट जिनको हम जानते भी नहीं है, हमने नाम भी नहीं सुना, कभी किसी के साथ फोटो खिंच गई होगी तो उस फोटो को भी लगा करके कि जी हम इनके साथ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पार्टनर हैं, पेमेंट ली हुई है, उनका जवाब हम देते फिर रहे हैं कि कैसे करें। वो पैसा वहां पहुंचता नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है सर, ये किन के साथ हुआ है, नए बच्चों के साथ नहीं। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, छठे सेमेस्टर के 5वें सेमेस्टर के यूक्रेन के ट्रांसफर के बच्चे भी ऐसे लूटे हैं। मैंने उनको डांटा, मैंने बोला यार तुम तो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हो, तुम्हें पता है कि वहां पे कॉन्ट्रैक्टर होता है जो वहां पे डायरेक्टली अटैच रहता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है सब चीजों के लिए। तो कम से कम हमारी यूनिवर्सिटी में ढूंढ तो लेते कौन है। हमारे यहाँ पर भी 2-3 कॉन्ट्रैक्टर काम करे, किसी के साथ भी करो, एटलीस्ट यू शुड अप्रोच द राइट पर्सन। You are going to somewhere, somebody who is near your house or near your place, he is not able to entertain you properly, आपको प्रॉपर गाइड भी नहीं कर पा रहा है, वहां पे भी टेक केयर नहीं करेगा, और यहाँ पे आपकी पेमेंट भी नहीं कर रहा है। एटलीस्ट पेमेंट करवा दो, आप काम किसी से भी करो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है सर। बच्चों को मेरी ये एडवाइस है जैसे सर आपने बोला कि आप तास्कर किसी भी मेडिकल कॉलेज एकेडमी में के सामने 30 से 40 ऐसे बच्चे हैं जिनके कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर एजेंट ने पैसे ले लिया है और उनके पैसे कॉलेज तक नहीं पहुंचा है। अब तास्कर के वो कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है, तो ये पता नहीं चल पाया कि ये 40 बच्चे किन किन कंसल्टेंट और एजेंटों के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, और ऐसे केस में उन कंसल्टेंट और एजेंट के अगेंस्ट आपने या तास्कंद मेडिकल इंस्टीट्यूट ने कोई एक्शन लिया क्या है? सर हमें मालूम है वो किन के स्टूडेंट हैं, क्योंकि बच्चों ने आके हमको बता दिया कि किसने हमारे को यहाँ तक भेजा। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि सर टीएमए और हम ये एक्शन उनके ऊपर बच्चे ले सकते हैं। वो एम्बेसी में जाएं, उस कंपनी का नाम लिखें, उनका जो भी कंसल्टेंट है उसका नाम लिख के वहां बताएं, वो कंप्लेन करें प्रॉपर, तो एम्बेसी जो है अपनी तरफ से वो एक्शन ले सकती है, या वो इंडिया में उनके ऊपर कंप्लेन करें। वहां पर हम भी थर्ड पार्टी हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बच्चे और उसके बीच में हुआ था। बिल्कुल। अभी तक वो हमारे पास बच्चा आया ही नहीं है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में हुआ ही नहीं है, ना ही टीएमए से हुआ या समरकंद से हुआ है। तो ये बच्चों को ही अप्रोच करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स जो जो स्ट्रॉन्ग फैमिली से हैं या पेरेंट जो स्ट्रॉन्ग हैं या अच्छी बैकग्राउंड से, वो लोग कर रहे हैं चीज को। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी रिक्वेस्ट मोड में है कि सर हो सकता है हमारे पैसे मिल जाए। एक सेमेस्टर खराब हो चुका है सर उनका, सितंबर सेमेस्टर 0 हो चुका है। वीजा को लेके कोई ये बड़ी समस्या है, इसलिए वीजा इजिली उज्बेकिस्तान का मिल जाएगा या बच्चों का स्टूडेंट वीजा लेने में प्रॉब्लम है? नहीं सर, वीजा में ऐसी सच अगर रेगुलर कोर्स में चलता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले एक हम लोग बाकी जगह पे एक इनविटेशन इशू होता है, यहाँ पे एक टेलेक्स नंबर आता है। सबसे पहले टेलेक्स निकलता है, जब बच्चा कंफर्म कर होता है तो हम ये टेलेक्सिस बैच में इशू करते हैं। जैसे 25-25, 30 बच्चों के टेलेक्सिस अप्लाई किए जाते हैं, तो उसमें हो सकता है कि जो पहला बच्चा जिससे एडमिशन ले चुका हो वो 30-40 होने तक हो सकता है उसको 6-7-8 दिन 10 दिन निकल जाए, फिर उसका टेलेक्स अप्लाई हो। टेलेक्स जो है वो 4 to 5 डेज में आ जाता है। उसके बाद यहाँ इंडिया से वीजा जो है वो 2 से 3 दिन के वर्किंग डेज में नॉर्मल कोर्स में निकल जाता है। कभी कभार सिचुएशन ऐसी आती है क्योंकि उज्बेकिस्तान में गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम सिक्योरिटी रीजन से और पॉलिसी रीजन से होल्ड कर लेती है, उसकी वजह से कभी कभी डिले हो जाती है। पर ये रेगुलर फीचर नहीं है, ये कभी कभार ऐसा होता है। पर रेगुलर फीचर में हम लोग ये ओबीसी की एडवाइजरी जब मैं पढ़ रहा था तो उसके तीसरा पैरा या चौथे पैरा में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ कि आप जब भी बच्चों के अगर आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो या तो इंग्लिश में हो या बाइलिंगुअल हो। रशियन और उज्बेक लैंग्वेज में या क्लियर पॉइंट नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करें। तो क्या उज्बेकिस्तान में जो भी स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर और स्टूडेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन होता है, या कॉलेज स्टूडेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके वजह से इंडियन एम्बेसी को इस पॉइंट को भी एडवाइजरी में लिखना पड़ा? क्या मामला क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? सर इस मामले में एटलीस्ट मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी और समरकंद जो 2 कॉलेजेस हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो बाइलिंगुअल होता है। एक साइड उसकी रशियन में होती है और दूसरी उसकी इंग्लिश में होती है। क्लॉज बाय क्लॉज उसका ट्रांसलेटेड होता है। बच्चा उसको पूरा पढ़ के अपना साइन करे या अपनी कॉपी अपने पास में रख ले, कोई इशू नहीं है। और हम एज ए थर्ड पार्टी उसमें मेंशन होते हैं कि आई एम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू दिस यूनिवर्सिटी थ्रू एक्सिस इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल एजुकेशन, और उसकी फीस जमा कराने की और बाकी सारी रिस्पांसिबिलिटीज हमारी। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पीछे क्या फिलॉसफी है, क्यों से एक तो बताइए मतलब स्टडी की सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत पड़ी?
सर जब स्टूडेंट वहां पर जा रहा है तो उसको उस कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं, अपनी फीस का प्रोटोकॉल फॉलो करना है, टाइमली अपनी फीस सबमिट करनी है। तो वो सारी अंडरटेकिंग्स, और इंस्टीट्यूट ने क्या करना है, टाइमली उसको इतने दिनों के बाद डिग्री देनी है, इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन देनी है, वो सारा उसके अंदर मेंशन होता है। वो कॉपी में आपको ये हर कंट्री में होता है, CIS में, सभी जगह। ठीक है। तो रवि सर, आप एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान में अपना फाइनल रिमार्क क्या देना चाहेंगे? एक सवाल और पूछना था मुझे, अगर ठीक है, रविंद्र सिंह जी बिल्कुल। मान लें। हाँ बोलिए सर। इस एडवाइजरी से पहले भी एक एडवाइजरी है अभी इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे, और उसमें एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, ये मैंने एम्बेसी को लिखा था, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि यहाँ पढ़ाई करते हुए और रहते हुए अगर आपकी तबीयत खराब होती है और ज्यादा तबीयत खराब होती है तो आपको किसी और कंट्री या भारत वापस जाना पड़ेगा इलाज करने के लिए। अब बच्चे पढ़ रहे हैं मेडिकल एजुकेशन, हम कहते हैं कि लीडिंग मेडिकल एजुकेशन इन उज्बेकिस्तान, और लेकिन वहां पे बीमारी का अगर इलाज नहीं होगा तो हाउ इज इट लीडिंग मेडिकल एजुकेशन? ये एडवाइजरी में अभी भी वेबसाइट पे है। ये सर एक्चुअली ये पुरानी एडवाइजरी है जो अभी तक हटी नहीं है। पुरानी हो या नहीं हो, बात यह है कि लिखी है ना। व्हाई वाज इंडियन एम्बेसी कंपेल्ड टू राइट सच अ लाइन? और ये बात पुरानी नहीं है, अभी रिसेंटली मेरे एक मित्र है ओडिशा के, इज अ कंसल्टेंट, ही वाज इन यूक्रेन, तो वो फटाक से अभी उज्बेकिस्तान गए, एक बच्चे को उठा के लाए। मैं कहा क्यों जा रहे हो, मेरे पास आए मिलने, तो बोले अरे यार एक एक बच्चा बीमार है, उसको यहाँ लेके आना। तो उसको यहाँ लेके वाकई में वो आए, ही वेंट फॉर 2 days एंड केम बैक। ऐसा सर क्यों? फैमिली जो है वो बहुत पैनिक करती है कि नहीं हमारे बच्चे को यहाँ भेज दो, वहां पे नहीं करा सकते, या हम वहां पे ये टाइम लग रहा है, कुछ है। अब जैसे एक बच्ची थी जिसका अभी लास्ट मंथ में एक एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो पेरेंट्स ने डिसाइड, दोनों ऑप्शंस थे कि वहां पर करेंगे, इंडिया लेकर के जाएंगे। अब पेरेंट्स ये देखते हैं कि सर जब तक बच्चा वहां पर है, उसका इलाज चल रहा है, तो हमें भी वहां पर रहना है, कॉस्ट बेनिफिट वो सारी कैलकुलेशंस करते हैं, तो इंडिया वो में ले बुला आते हैं। लेते तो। हाँ, अदरवाइज ऐसा अभी तक सर, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस आपको मैंने पूरा बताया कि पूरा कोविड पीरियड हमने वहाँ पे काम किया, बच्चे बीमार भी हुए, ठीक भी हुए, सारे वही हैं। और 2 सर्जरीज हम ऑलरेडी हमने फेस कर रखी है वहां पर। भगवान ना करे आगे कुछ देखें, अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही है वहां पे, तो बच्चों को हम वहीं पर आइसोलेशन में रख के, जैसे उनका हम इलाज कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वापस नहीं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है जहां पर हमें लगता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी इसके ऊपर, या इसको और ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, और फैमिली की तरफ से कोई आ नहीं पा रहा है यहाँ पर उस चीज को लेकर के, तो फिर वो बच्चा रेफर वापस जा करना सकता है। तो इसको कंक्लूड करते हैं। और इंडियन एम्बेसी ने ये लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर अब लिखित में और प्रैक्टिकल में भी कभी कभी काफी फर्क आता है, मैं तो आपको बता रहा हूँ जो हमारा प्रैक्टिकल मैं एक्सपीरियंस वो है। समझ रहा हूँ, ठीक है। समझ रहा हूँ। रविंद्र सर, फाइनल आप क्या बच्चों से कहना चाहेंगे जो उज्बेकिस्तान में एमबीबीएस करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं? सर जो मेरा सब जो हमने कई कंट्रीज में काम किया सर, अब हमने कॉन्सेंट्रेट उज्बेकिस्तान पे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बढ़िया जो हमें यहाँ पे लगा है वो यहाँ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है सर। बच्चा जो अगर चाहे, देखिए तो 2 तरह के बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, आप भी बच्चों को भेज ही रहे हैं। एक वो है जिसने डॉक्टर बनना ही बनना है प्रॉपर तरीके से, और एक वो है जो टाइम पास के लिए जा रहा है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपना कि ठीक है हमारे पास आएंगे, डिग्री मिलेगी, ठीक है कुछ नहीं, तो उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो डॉक्टर बनना चाहता है वो यहाँ पर सर एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने का। ये जो क्वेश्चंस थे हमारे एफएमजीएल को लेके, ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है सर, हमारे बच्चे, बहुत सारे कंट्री में मरीज को हाथ भी लगाने नहीं दिया जाता, हमारे बच्चे ओपीडी जाते हैं, बच्चों को जो है प्रॉपर दिखाया जाता है कैसे ट्रीट करना है। इसके बाद बच्चे सर्जरी में जाते हैं, सर्जरी विटनेस करते हैं, डॉक्टर के साथ खड़े होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी सर्जरी, बट दे आर एबल टू विटनेस देयर द सर्जरी। बहुत अच्छा एक्सपोजर है। इसके बाद में जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, जो अच्छे लेवल के डॉक्टर्स हैं, वो शाम के टाइम पे 6, 7, 8 बजे के बाद जब अपना क्लिनिक में बैठते हैं, तो वो बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो तो आप आए हमारे साथ क्लिनिक में बैठे, देखें पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं। बस ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर, अगर बच्चा चाहे तो इसको लेकर के अपनी क्लिनिकल स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकता है। ये मुझे हमारे अगल बगल में कंट्री वहां नहीं मिली, और हमारे बहुत सारे ट्रांसफर के बच्चे जो बाहर से हैं वो कह रहे थे कि सर ये चीज हमारे कंट्री में नहीं थी, यहाँ पर आके हमारे को ये बड़ा अच्छा लगा। ये बच्चों से भी फीडबैक मिला हमें, हमने खुद भी देखा। और एक मैंने डिफरेंस देखा हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे, कि यहाँ पर इवन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, अब चलिए रेक्टर हो गया, वाइस रेक्टर हो गया, डीन हो गया, डिप्टी डीन हो गया, ये सब हो गए। हेड इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर हो, वो भी टॉप लेवल के सर्जन है।
अच्छी बड़ी बड़ी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2020 में जो डीन थे डॉक्टर मसूद, 14 साल टॉप क्लास न्यूरो सर्जन, और 14 साल हो गए उनको पीएचडी की हो न्यूरो सर्जरी में। तो इस लेवल के अगर टीचर्स बच्चों को मिले और बच्चा उनका जो है अपना गुरु बना ले, तो सर वो अच्छी एजुकेशन लेके निकल सकता है। रवि सर, आप क्या कहना तो चाहेंगे? होप आप रूल्स रेगुलेशन एडवाइजरी और दो आपको चीजें, जवाब होप नहीं मिला, इसके बीच में आप एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस बच्चे को जाना होगा उसको मैं भेजने को तैयार हूं, बट वो जो कहते हैं कि मार्केटिंग करना, वो तब मैं करूंगा जब क्लियरिटी आएगी एफएमजीएल गैजेट वर्सेस उज्बेक एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान पे। दूसरा जो रविंद्र सिंह जी ने बोला कि वहां पे एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह बहुत अच्छा है, विश कि वो सच हो तो तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सर उसके लिए एक बार आना पड़ेगा आपको, दिल्ली बैठ के कैसे दिखाएंगे भगवान, आपको? अरे बच्चे आएंगे ना, हमें सब रिपोर्ट मिल जाएगी। अगले साल जो आएंगे ट्रांसफर वाले बच्चे ही आएंगे, तो उनसे ही सारी रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, तो तो लेट अस दोस्तों होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों, आज के हुक्कात में हम लोगों ने कोशिश किया कि एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान में क्या रूल्स की, क्या लैकअप रूल्स है, क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कौन ऐसी इंफॉर्मेशन की जो इंडियन एम्बेसी अभी तक देने में असमर्थता दिखा रही है। जो एफएमजीएल है, एनएमसी, उस पे काफी कुछ क्लियर कट नहीं बोल पा रही है। उस बारे में हम लोग ने ये भी जानने की कोशिश किया कि जो वहां पे एक्सपर्ट हैं, जो सारे चीज करते हैं, जो देखते हैं, बच्चों के संपर्क में रहते हैं, वहां एम्बेसी के संपर्क में रहते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें को बताने की कोशिश किया, बहुत सारी चीजों समझाने की कोशिश किया। और इस बीच में जो मेरा आखिरी जो कंक्लूड करो इसको, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आने वाले समय में क्या होगा, पहले क्या हुआ, ये ना आप जान रहे हैं ना मैं जान रहा हूं। प्रेजेंट सिचुएशन में उन हर बच्चों को या उन हर पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं और विदेश में भेजना चाह रहे हैं, तो खास करके कुछ जो रूल्स हैं जो मैंडेटरी हो जाता है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस, वहां पे इंटर्नशिप, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, क्या आपको हॉस्पिटल ड्यूटी में लगाया जाता है, क्या आपको वहां पे मरीज को ऑपरेट करने दिया जाता है फाइनल ईयर में इंटर्नशिप में, ये तमाम तरह की चीजों को पहले आप देख लें, फिर तय करें कि हम किस कंट्री में एमबीबीएस करने जाएं। अगर आप उज्बेकिस्तान में जाना चाहते हैं तो आप एफएमजीएल को भी देख लें, इस वीडियो को भी देख लें, इंडियन एम्बेसीज के जो एडवाइजरी है उसको देख लें। अगर आपको लगता है कि आप सारी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और पूरी तरह से सिक्योर्ड है, तो आप जाइए, एडमिशन लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका एफएमजीएल से और इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी से कंट्राडिक्ट दोनों चीज हो रही है, तो आपके ऊपर ये तय करने के लिए मैं छोड़ देता हूं कि आगे आप क्या करेंगे। और आप लोगों ने समय निकाला और अच्छे हेल्दी बातचीत हुई, रूल्स पे बात हुई, वहां के एजुकेशन सिस्टम पे बात हुआ। इसके लिए रविंद्र सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रवि सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम लोग फिर एक नए कंट्री के साथ मिलते हैं। अगर तब तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज कर लीजिए। आप अगला किस कंट्री पे सुनना चाहते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं वो कास्ट करने से 24 घंटे पहले आपको नोटिफाई जरूर कर। थैंक यू।